बेहद अहम है ये बजट, क्योंकि इसका इंतजार था और बजट आ चुका है। यानी एक साल के लिए कैसे हमारे राजस्थान का, प्रदेश का विकास होना है, सरकार ने तय कर दिया है। और जैसा कि कहा भी जा रहा था कि हर वर्ग को छूने की कोशिश की जाएगी, उस लिहाज से तारीफ हो रही है। सब कुछ तो सबको नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो जरूरी था क्या वो इस बजट में मिला? क्या इस सेक्टर से जो उम्मीदें थी इससे जुड़े लोगों की, क्या वो पूरी होती हुई नजर आई? क्योंकि मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। ज्यादातर लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कई ये भी कह रहे हैं विजेंद्र कि वैसा बजट नहीं था जैसा उम्मीद किया था, या जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, जो जरूरी था उस पर फोकस रहा नहीं। प्रतिक्रिया कई तरह की। बिल्कुल। और देखिए श्वेता, दो नामों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तरफ भजन लाल है, जिनके नाम के अंदर ही जन है, और दूसरी तरफ दिया कुमारी है। और कहते हैं कि एक दिया अंधकार कितना ही गहरा हो, उसको मिटाने के काम में आता है। तो क्या जनता के अंदर जो जन अंधेरा हम सोच रहे थे, क्या उस दिए की रोशनी जो बजट के माध्यम से आई है, क्या वो उस अंधकार को मिटाएगी? इस पर हमारा फोकस रहेगा और हम सेक्टर वाइज बात करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई एग्रीकल्चर में क्या हुआ है, क्या बड़ी घोषणाएं हुई, इंडस्ट्री के लिए क्या बड़ी घोषणाएं हुई, टूरिज्म सेक्टर और कैसे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल विजेंद्र, शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा पैनल हमारे साथ है और ये खूबसूरती है, खूबसूरत जगह है पत्रिका गेट, जहाँ पर हम मौजूद हैं, गुलाबी नगरी में, जहाँ आज विधानसभा में बजट पेश हुआ। और हम सेक्टर वाइज बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, और क्यों ना शुरुआत पर्यटन से की जाए। विजेंद्र, ये इसलिए भी खास है क्योंकि पर्यटन मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, वित्त मंत्री हैं, तमाम अहम महकमे उनके पास थे, और इसलिए इस सेक्टर को ज्यादा उम्मीदें थी। पिछले 15 दिन से लगातार जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे। सबसे पहले मैं रूबरू करा देती हूँ हमारे साथ मेहमान कौन है इस सेक्टर में बात करने के लिए। हमारे साथ तरुण बंसल जी हैं, अध्यक्ष हैं HRAR से। हमारे साथ रोहित बोहरा जी हैं, कांग्रेस विधायक हैं। साथ ही चर्चा में शामिल यहाँ पर कुलदीप सिंह चंदेला जी, प्रेसिडेंट है FSTR से, और साथ ही एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, जो इन सभी सेक्टर्स पर बारीकी से नजर बनाकर रखते हैं। विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम कह सकते हैं कि हमारे पास वक्त है। आज हम वक्त पे नहीं बांधेंगे, लेकिन सबसे पहले एक एक प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे इस बजट की। सिर्फ एक वो खास बात जो आप देखते हैं। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बात इस बजट में एक्सेस को लेकर है। हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस जो शुरू करी गई हैं जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में, और 29 एयरपोर्ट्स का अपग्रेडेशन, जिससे एक्सेस टू लेसर नोन डेस्टिनेशंस भी अच्छी मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्किलिंग सेंटर्स की जब बात करते हैं तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, और नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की इन्वेस्टमेंट की बात करी गई है। तो ऐसे इश्यूज हैं जो बहुत अच्छे कवर हुए हैं। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मानते हैं कि अच्छी घोषणा है। रोहित जी हमारे साथ है, बजट को लेकर बारीकी से, मुझे नहीं लगता इनसे बेहतर कोई समझता होगा या समझा सकेगा, लेकिन रोहित जी, विपक्ष अच्छा नहीं मान रहा है बजट को। सबसे पहले एक कमेंट जरूर चाहेंगे कि क्या इस पूरे बजट में कोई एक चीज है जो आपको लगे कि हाँ ये ठीक थी? जो भी उनने टूरिज्म में करा है ना, टूरिज्म में जो थोड़ा बहुत उनकी सोच रही है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस सरकार की अनाउंसमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। ये लास्ट ईयर के यदि आप फिगर्स देखोगे, दे हैव अनाउंस सो मेनी थिंग्स, बट धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। और इस बार वो की वही घोषणाएं, जो कि घोषणाएं 2-2, 3-3 बजट में पहले हो चुकी हैं, वो घोषणाएं वापस कर दी। तो ये बजट जो है बहुत ही नीरस बजट है, और बजट है चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। जैसे धौलपुर है, धौलपुर में कुछ भी नहीं दिया, पूरी डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ 1 करोड़ की एक सड़क मिली है। क्या धौलपुर में आदमी नहीं रहते? क्या सिर्फ भरतपुर में ही आदमी रह रहे हैं या जयपुर में आदमी रह रहे हैं? धौलपुर में आदमी नहीं रहते। मैं इससे ऊपर बढ़ के बोलना चाहता हूं कि कोई डायरेक्शन नहीं है बजट में कि व्हाट यू वांट टू डू। आपने कहा सब हम ग्रीन जो है ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो बेचेंगे। भाई सोलर के ही आपके नहीं बिक रहे हैं बॉन्ड्स, आप ग्रीन बॉन्ड्स कैसे बेचोगे? अनाउंसमेंट करने से पहले समझो तो सही आप क्या करना चाह रहे हो। यू आर नॉट एबल टू सेल दोज क्रेडिट्स। हाउ विल यू सेल दिस ग्रीन क्रेडिट्स? इट्स जस्ट एन अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट करना इस बहुत बड़ी चीज हो गई, और हम कह रहे हैं कि भी बजट है। बजट किस चीज का है ये तो आप देखो ना। आप देखो, इन्होंने आज दूध योजना, मैं एक सिर्फ छोटा सा एग्जांपल दे, दूध योजना अनाउंस करी, वो लास्ट ईयर भी अनाउंस करी थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में हम बच्चों को दूध देंगे वीक में 3 दिन, उसके लिए हमने 50 करोड़ रखा था। इस साल बढ़ा के वो 250 करोड़, और पिछले साल खर्च कितना करा? 9 महीने में 0, 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। तो व्हाट आर वी डूइंग? वी शुड बी फोकसिंग आवरसेल्व्स ऑन एजुकेशन। नामांकन हमारे स्कूलों में कम हो रहे हैं, कॉलेजों में कम हो रहे हैं,
जब तक हम अपनी जनता को पढ़ाएंगे नहीं, जब तक हम नहीं सोच सकते विकसित भारत की, जब तक नौकरियां नहीं देंगे, जब तक हम नहीं सोच सकते भारत की। ये जो अनाउंसमेंट करा पिछली बार हम 1 लाख नौकरियां देंगे, आप बताइए ना कितनी नौकरियां दी, इनने अपने अकाउंट में से एक भी नौकरियां नहीं। रोहित जी, आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि मैं एक खूबी की बात करती हूँ, आपने कहा कि ठीक है पर्यटन में जो किया वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपने बहुत सारी चीजें सिखा दी और विस्तार से इसे आपसे समझेंगे भी कि कैसे इस एंगल पे आपने जो कहा उस रास्ते पर बजट है, यानी कि अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा और मैनेजमेंट नहीं कि आखिर से करेंगे कैसे। कुलदीप जी हमारे साथ है। कुलदीप जी, पर्यटन को लेकर इससे पहले भी हमने बहुत सारी चर्चाएं की, क्या कुछ बेहतर होना चाहिए था, उम्मीद भी बहुत ज्यादा थी, सजेशन भी आप लोगों ने बहुत दिए। अब बजट आ चुका है, पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्या पॉजिटिव नोट सबसे पहले आप कहेंगे? पर्यटन उद्योग, पर्यटन जगत इस बजट से बहुत खुश है। उसका कारण ये कि हमसे जितने सुझाव मांगे गए थे, हमने जो जो सुझाव दिए हैं वो करीब करीब सारे इसमें आ गए हैं। पिछले बजट में भी आ गए थे, इसमें भी आ गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा हेरिटेज है, उसको सजाने संवारने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो शेखावाटी का एक चयन किया गया है, हवेली संरक्षण योजना, वो बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमने सेमिनार्स भी किए हैं, टॉक शो भी किए हैं, सरकार को कई बार लिखा हमने, और सरकार ने हमारी बात पे ध्यान दिया और इसको किया है। बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज सुबह मैं सोच रहा था कि जस्ट इमेजिन शेखावाटी में जिस दिन हवेलियाँ ख़त्म हो जाएगी, या जैसलमेर की हवेलियाँ ख़त्म हो जाएगी, या बीकानेर की हवेलियाँ ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे शोरूम या मॉल बन जाएंगे, तो क्या दशा होगी राजस्थान की। तो जो शेखावाटी से जो शुरुआत करी है, मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको निभाएं, ताकि सारी हवेलियाँ वहाँ बच सके और बाकी हवेलियाँ भी बचे राजस्थान में। अभी कल ही मेरे को एक मैसेज मिला था, शाहपुरा जो भीलवाड़ा के पास है, वहाँ हवेलियाँ टूट रही है। तो इन हवेलियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। हवेलियाँ बचेगी, संस्कृति बचेगी और संरक्षण होगा तो पर्यटन भी बढ़ेगा। इसलिए ऐसे बेहतर मान रहे हैं आप? बहुत बेहतर। जो 5,000 करोड़ का पिछला बजट था, उसके अंदर 975 करोड़ का जो इजाफा किया है, इससे काफ़ी नई चीज़ें होंगी। कुल मिला के बहुत ही बढ़िया बजट है। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया बजट है आप कह रहे हैं। निर्मल जी, माइंस की बात करें, पर्यटन की बात करें, हम बात कर रहे थे तो हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अब जबकि घोषणा हुई और खासतौर से हमने जयपुर के ट्रैफिक को लेकर बात की थी, घोषणा उसे लेकर भी हुई। सबसे एक घोषणा जिसे आप मानते हैं कि ये ज़रूरी थी, इसे ऐड किया गया, भले अब कहीं खुशी कहीं गम तो रहता ही है। देखिए श्वेता, जब मैं सुबह अपन बजट पूर्व चर्चा कर रहे थे तो मैंने लास्ट में एक शेर कहा था कि इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए बजट में क्या मिला क्या नहीं मिला, ये तो पक्ष प्रतिपक्ष अपनी बातें रखते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि रेंगती राजधानी की जब हम बात कर रहे थे कि जयपुर तो जाम से कैसे निजात मिले, तो 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब इसका रोड मैप क्या होगा तो सरकार अभी धीरे धीरे क्लियर करेगी, लेकिन 250 करोड़ के प्रावधान से एक जरूर है, एक उम्मीद जगी है कि जयपुर में जिस तरह से टूरिस्ट बढ़ रहा है, जयपुर में जिस तरह से धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है, जयपुर में हम आईफा जैसा आयोजन करने जा रहे हैं, हमने राइजिंग राजस्थान किया, उससे पहले तमाम बड़े आयोजन हुए और बाद में भी आगे भी बड़े आयोजन होंगे। ऐसे आयोजनों के दौर में जो भीड़ उमड़ती है उसको हम कैसे काबू करें, लगातार बार बार जाम की स्थिति से जयपुर की जो एक हेल्थ है, यूं कहें हम, एक पर्यावरणीय जो स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ रहा था, तो उसको लेकर एक मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण घोषणा मानता हूं। ट्राइबल सर्किट की जहां तक बात है, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए किया है। सबसे बड़ी बात, अगर हम पूरे ओवरऑल पर्यटन सेक्टर की बात कहें तो पूरे सेक्टर को अलग अलग योजनाओं में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। निश्चित तौर पर पर्यटन जो उम्मीद कर रहा था, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है कि बिना पैसे लगाए हम कहीं से अगर पैसा अर्जित कर सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं, वो पर्यटन सेक्टर है। एक पर्यटक आता है तो 13 से 14 लोग एंगेज होते हैं। ऐसे में उसमें अगर 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उम्मीद जगी है, सरकार कुछ करना चाहती है पर्यटन के क्षेत्र में, और इसको लाभ उन युवाओं को भी उठाना चाहिए जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य हॉस्पिटैलिटी का ही है। इसका लाभ उठाएं, सब इससे जुड़ें और उम्मीद है की जानी चाहिए। लेट्स द फिंगर क्रॉस की जो योजनाएं उन्होंने सामने लाए, अगर उनको अमली जामा पहनाया जाता है तो निश्चित तौर से इसमें पर्यटन का भला ही होगा। चलिए, पर्यटन का भला होगा। जिस तरह से पर्यटन को लेकर बजट में शामिल किया गया, बहुत सारी अहम घोषणाएं की गई। विजेंद्र, श्वेता, बजट की यही खूबी होती है कि हम एक एक पॉइंट पूछ रहे हैं और सबके पास दर्जनों पॉइंट हैं, चाहे वो कमी गिनाने के लिए या खूबियाँ गिनाने के लिए। क्योंकि अक्सर रहता है ना कि जो हम तो राजस्थान के हैं, रेतीले धोरे देखते हैं कि भाई रेत के समंदर में अक्सर खो जाते हैं शहर, लेकिन सच नहीं कि होते ज़मींदोज़ हैं। तो वो दोनों तरफ से हैं भाई। भंवर एक तरीके से विपक्ष का होता है, वो किस तरीके से अच्छा बताए, और जो सत्ता पक्ष है वो उसमें अच्छा ही अच्छा बताते हैं। लेकिन आपने पर्यटन को टच किया, मैं खेती बाड़ी की तरफ आ जाता हूँ। हमारे साथ लालजी रायका जी हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पशुपालक संघ से। हमारे साथ फूलचंद बड़बड़वाल जी हैं, किसान नेता हैं। हमारे साथ विनोद सिंह चौहान जी हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और नहरी तंत्र को बखूबी समझते हैं। शुरुआत बड़बड़वाल जी आपके साथ। एक खूबी बताइए सर इस बजट के अंदर जो आपको लगी कि वाह मज़ा आ गया। इस बजट में एक खूबी यह है, खैर एक तो श्री अन्न को जो इन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में गऊओं को गौशाला में देने का जो काम किया है,
तो इससे सबसे ज़्यादा बाजरा मेरे राजस्थान में जो पैदा होता है उसकी खपत की व्यवस्था करने की सोची है इस सरकार ने, पर उसमें सबसे क्योंकि अब तक जो भी सरकारें रहीं बाजरे की खरीद नहीं कर पाई। अब इन सरकारों को इन चीज़ों की आवश्यकता होगी तो ये खरीदेंगे और मेरे किसान को इसका लाभ मिलेगा। और हरियाणा उसको जाना नहीं पड़ेगा इसको बेचने के लिए। लाल जी, एक खूबी जो आपको लगी इस बजट। मैं पशुपालकों के बिहाफ पे बोलूँगा तो इस बजट में पशुपालकों के लिए कोई खूबी नहीं रही। हमने प्री बजट मीटिंग में भी मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने बोला कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार पशुपालन से आता है, लेकिन सरकार ने कोई पशुपालन पर ध्यान नहीं दिया। एक जो हमारे माइग्रेंट पशुपालक हैं जिनकी कोई ज़मीन नहीं है, आज तक ना तो कांग्रेस सरकार ने और ना बीजेपी सरकार ने ये माना ही नहीं कि हमारी कोई माइग्रेंट हैं। वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं किया। ऊँट हमारी विरासत, अभी पर्यटन की बात हो रही थी ना, ऊँट भी हमारे साहित्य, हमारी विरासत का एक भाग है। हर साहित्य, हर कहानी में ऊँट का एक कैरेक्टर मिलेगा, लेकिन आज ऊँट खत्म होने के कगार पे है। ऊँट बचाने के लिए एक पैसा भी बजट में घोषित नहीं किया। उसके मैं मीटिंग में गया, मैंने बोला कि ऊँट का एक दूध का सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। 80 रुपये यदि सपोर्ट प्राइस होगा तो ऊँट पालक बच पाएंगे, लेकिन ना सपोर्ट प्राइस था, ना उनके लिए जंगल खुले और ना ही ऊँटों के लिए वो जो काला कानून बनाया ऊँट पालक के लिए वो ख़त्म हुआ। खूबी आपको कुछ नजर नहीं आई? खूबी आपको कुछ नजर नहीं आई? सॉरी, कोई खूबी नजर नहीं आई, एक भी नहीं? पालकों के लिए कोई खूबी नजर नहीं आई। ठीक है, लेकिन आपने डेजर्ट के जहाज का जिक्र किया। आपकी नज़र से समझे तो शायद वो डेजर्ट का जहाज एंडेंजर्ड होने की तरफ है। विनोद सिंह चौहान जी, एक खूबी जो नहरी तंत्र को लेकर या फिर किसानों को लेकर आपकी नज़र? ये पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 रुपये की गई है, जिससे 45 लाख से ज़्यादा छोटे किसानों को सीधा फ़ायदा होगा, यानी उनके खाते में राशि बढ़ा दी गई है। सबसे बड़ी खूबी, गेहूं के एमएसपी पर बोनस 150 रुपये कर दिया गया है, पहले 125 था। हालांकि प्रति क्विंटल 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई, लेकिन किसान को सीधा लाभ दिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजन लाल की ड्रीम प्रोजेक्ट संशोधित पीकेसी आरसीपी में 9,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हम राम सेतु कह सकते हैं, राम जल सेतु लिंक परियोजना भी कह सकते हैं, संशोधित पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना भी कह सकते हैं। बड़ी बात यह है कि 4,000 करोड़ सीधे जो है राजस्थान वाटर ग्रिड बनाकर दिए गए हैं, जिससे बांधों की सेहत सुधरेगी। देखिए, किसान के पास भूमि है, अगर जल नहीं है तो किसान के लिए वो भूमि किसी काम की नहीं है। इसीलिए राजस्थान सरकार जल प्रबंधन पर जोर दे रही है और इसीलिए 4,000 करोड़ का प्रावधान केवल जल प्रबंधन पर किया गया। और अगर ये पैसा 2 साल में लग भी जाता है तो किसान को सीधे तौर पर बड़ा लाभ होगा, क्योंकि खेतों तक पानी पहुंचेगा, तभी किसान की उपज का फायदा उसे मिल पाएगा। ठीक है, श्वेता, ओवर टू यू। बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि दूसरे सेक्टर्स भी हैं, आप माइनिंग्स को लेकर बात करें, लेकिन क्योंकि एक मैसेज है मेरे पास कि कुलदीप जी को कुछ अर्जेंटली जाना है, तो एक ओवरऑल कमेंट उनसे ले लेते हैं। कुलदीप जी, देखिए, जो बजट आज पेश हुआ है इसके ऊपर सबसे बढ़िया बात तो ये है कि रूरल टूरिज्म की जब बात करते हैं तो उसमें उन्होंने ट्रैवल सेक्टर को पहली बार लिया है। ट्रैवल सेक्टर पे हम कभी बात नहीं करते थे, तो ट्रैवल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उसके साथ साथ जो त्रिवेणी संगम है, चाहे बेणेश्वर हो गया, रामेश्वर घाट हो गया, इन सब के विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हमें हमारी संस्कृति और विरासत को कैसे बचाना है, संजोना है, उसके लिए बहुत आवश्यक है ये। और जो टूरिज़्म के ऊपर जब हम बात करें, जैसे कि तरुण जी ने बताया कि हॉप एंड ऑफ जो बसेस चालू होंगी यूरोप की तर्ज पे, वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है उसके ऊपर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। और इंटरनेशनल जो ट्रेवल मार्ट्स हो रहे हैं, चाहे बर्लिन में हो रहा है अभी, चाहे पेरिस में हुआ था, चाहे फितूर स्पेन में हुआ था, चाहे तरुण जी खुद गए थे, उसके ऊपर सरकार बहुत ध्यान दे रही है कि जब तक हम मार्केटिंग पे ध्यान देंगे तभी जाके टूरिस्ट यहाँ आएगा। कुलदीप सर, गोविंद देव जी को लेकर जो कला महोत्सव की जो घोषणा की है, क्योंकि 300 वर्ष का हो जाएगा जयपुर 2027 में, उसकी क्या रूपरेखा रहनी है? क्योंकि अभी तो 2025 ही चल रहा है, 2027 में होगा, तो उसको किस रूप में देखना और कितना फायदा मिलेगा इससे? देखिए, कुछ महीनों पहले हमारी सरकार से जब मीटिंग चल रही थी तो उस समय हमने एक पत्र पेश किया था कि 2027 में जब 300 साल पूरे हो रहे हैं जयपुर के, तो वो पूरा साल जयपुर का होना चाहिए, विदेश में भी और देश में भी। और उसके ऊपर जो आज घोषणा की गई कि गोविंद देव जी के मंदिर में जो कार्यक्रम होंगे वैसे कार्यक्रम सब जगह मंदिर में। और सबसे सुंदर बात यह है कि जो 700 मंदिरों में आरती की और व्यवस्था की जो बात की गई है, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये चीज़ें रहेंगी तो हमारे मंदिर भी बचेंगे। और जो हमारे मंदिर, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन बहुत जरूरी है। लेकिन कुलदीप सर, जो आप कह रहे हैं भाई, हम तो बजट को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम तो बता रहे हैं कि ये खर्च कर रही है सरकार,
लेकिन पैसा आना भी तो चाहिए ना। तो ये बताइए ना, टूरिज्म सेक्टर में कितना बूस्ट हुआ है पिछले सालों देखिए में? मैं आपको एक बताता हूँ, आपने जो टॉपिक रखा है भजन का ब्रह्मास्त्र, तो हमारे रामायण में भी लिखा है, ब्रह्मास्त्र तय साधा कपि मन किन्न विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। तो भजन लाल जी साहब और दिया कुमार जी इस ब्रह्मास्त्र का ध्यान रखेंगे, इसका ध्यान रखें, नहीं तो वो अपनी महिमा थोड़ी मिटाना चाहेंगे। उनके पास समय है। और देखिए हिम्मत देखिए उनकी कि पहले वर्ष में सरकार बनने के राइजिंग राजस्थान जैसा कार्यक्रम करना, उसमें विदेशी निवेश को यहाँ लाना, और 4 साल तक पब्लिक सामने खड़ी है, वो जवाब मांगेगी और उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये बहुत हिम्मत का काम है और हिम्मत वाली सरकार कितना बढ़ा है टूरिज्म में? हाँ जी सर। रेवेन्यू कितना बढ़ा है पर्यटन? सर पर्यटन का रेवेन्यू आप आज मत गिनिए, आप 4 साल बाद गिनेगा जब ये सारी योजनाएं कार्यरत हो जाएगी, जब इम्प्लीमेंट होगा इनका। और आने वाले टाइम में पर्यटन, आज आप देखिए कि जो बड़ी इंडस्ट्री कोई आती है राजस्थान में, टूरिज्म की तो आती है 1500 करोड़ 2000 करोड़ की होटल आती है। आज हर होटल 5 स्टार होटल बिजनेस कर रहा है। आज डेस्टिनेशन टूरिज्म जो बड़ा है, जो वेडिंग डेस्टिनेशन जो बड़ा है, उसके ऊपर बहुत आए। कुलदीप जी, आपने जो बातें कही, ठीक है विजय, कॉन्फिडेंस तो सीएम का और डिप्टी सीएम का नजर आया, लेकिन कुलदीप जी भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि रेवेन्यू भी आएगा, भले आज नहीं 4 साल बाद पूछेगा। शायद ये जो घोषणाएं की गई बजट में वो उसका असर है। करंट सिचुएशन को रोहित सर अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन बाद में उनके पास जाएंगे, इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। और यही कि वो मुस्कुराहट उनकी कुछ कह रही है, वो क्या कह रही है वो शब्दों में भी बयां करेंगे जब उनके पास पहुंचेंगे। लेकिन मैंने इससे पहले जिक्र किया था माइंस का, माइंस एंड मिनरल्स। हमारे साथ ललित सोनी जी हैं और साथ ही हमारे साथ विक्रांत सिंह जी भी हैं, कन्वीनर है एसोसिएशन ऑफ पॉलिसी एनालिसिस और इंटेलेक्चुअल एनरिचमेंट से, और साथ ही आशीष पारिक जी कर्मचारी हैं, कर्मचारी उसके की बात यहाँ पर रखेंगे। ललित जी, ये बेहद अहम सेक्टर है जब हम माइंस की बात करते हैं, रेवेन्यू के लिहाज से भी बहुत मजबूत सेक्टर है। क्या बजट में को लेकर ये सेक्टर खुश है? धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद, और उन्हीं का विभाग भी है माइंस। काफ़ी कुछ अच्छी घोषणाएं हुई हैं, और जैसा कि पीछे से मैं सुन रहा था अभी कि धरातल पे उसको कैसे उतारना है, तो उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ एक जो चीज़ें बताई, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हमको एक यहाँ पे गठन करेंगे जयपुर में, उसके लिए भी कुछ इन्होंने बजट प्रोविजनिंग किया है। राजस्थान में राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी एक नया बनाएंगे, जो कि एक्सप्लोरेशन को थोड़ा सा फोकस करेगी, कहाँ कहाँ और मिनरल्स हैं, कैसे कैसे और निकाल सकते हैं। और एक जो ख़ास बात आज देखने को मिली वो है कि एमसेंड पॉलिसी, जो एमसेंड लीज वाले हैं, उनके लिए सीधा सीधा 50% जो है उन्होंने रिबेट दिया है। रही बात रेवेन्यू की, अभी कुछ लास्ट वीक पहले ही एक न्यूज़ आया था, और कॉन्ग्रेचुलेट्स अगेन टू माइंस डिपार्टमेंट, जो उनका रेवेन्यू पिछले साल से अभी जो 23% सीधा सीधा बढ़ा है, 7,513 करोड़ रुपए उन्होंने इस बार दिए। तो काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, बट उनको और धरातल पर उतारने के लिए क्या करना है, उसके लिए हमको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। यानी आप तो संतुष्ट हैं कि हाँ ठीक है, जो दिया जा सकता था दे दिया गया है, संतुष्ट है ललित जी? ठीक है, चलिए विक्रांत जी, कैसे इस बजट को देखेंगे, क्योंकि सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के मद्देनज़र भी अगर बात करें। देखिए ये पहली बार है, हम अक्सर डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो उसके पॉलिटिकल डायमेंशंस को देखते हैं। इस बार बजट प्रिपरेशन के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो हुआ है, बहुत विशाल स्तर के ऊपर लोगों को बुलाया गया, उनके सुझाव मांगे गए। अभी से कुलदीप सिंह जी बता रहे थे कि उनके सुझावों को उसमें शामिल भी किया गया है। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो बताती है कि हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। हमने भी ग्रीन राजस्थान को लेकर के एक पॉलिसी बना के दी थी, रोड सेफ्टी पॉलिसी बना के दी थी, और यूथ पॉलिसी बना के दी थी। मुझे खुशी है कि उसमें से लगभग 90% सुझाव इस बजट का हिस्सा बने हैं। और रही बात जहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के भी, रोहित जी वैसा जैसा बता रहे थे कि जॉब कहाँ है, पिछले साल 60,000 सरकारी नौकरियों की घोषणा हुई थी, अभी इस बजट में 1 लाख भर्तियों की फिर घोषणा हुई है। और मिड टर्म रिव्यू ये बताता है कि लगभग 14,48,000 लोगों को जॉब्स जनरेट हुए हैं, और लगभग 5,151 रुपये का इन्वेस्टमेंट, ये मिड टर्म रिव्यूज़ है जो पिछले साल आया है। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जब इतने अच्छे प्रोविजंस आए हैं तो उससे कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और उम्मीद रखनी भी चाहिए, क्योंकि एक बजट ही तो पूरा भविष्य तय नहीं करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब इंसान है, उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होती कि सब कुछ मिल जाए, आजकल किसने देखा है। बहरहाल आशीष जी, कर्मचारी बहुत मजबूत कह सकते हैं कि माने जाते हैं, एक कह सकते हैं सरकार के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। कर्मचारी खुश है तो सब कुछ अच्छा, और नहीं है तो फिर बुरा भी क्या होता है वो भी देखा है राजस्थान ने। क्या बजट से कर्मचारी खुश? जी बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं एक सरकारी कर्मचारी की हैसियत से यहाँ पे आया हूँ, और मैं हमारे विभाग की जो मुखिया है, माननीय वित्त मंत्री महोदय हैं,
तो मैं कहना चाहूँगा सर्वप्रथम उनका मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट दिया है और समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, बेरोजगार हो, युवा हो, सबके लिए कुछ न कुछ प्रावधान किया है। लेकिन मैं बात करूँ सरकारी कर्मचारी की हैसियत से, तो सरकार में बजट आने से पहले एक कमेटी बनाई जाती है और उसमें जो सरकार के विभिन्न संगठन होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनकी मांगों को पूछा जाता है। जो एक लोकतांत्रिक सरकार है, इसमें संगठनों को बुलाया गया और पूछा गया, तो उसमें कुछ मांगे उनकी थी सर। उनमें कुछ मांगों की मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने मांग करी थी कि 8, 16, 24 और 32 ये वेतन वृद्धि, हम कह सकते हैं इसको ACP का लाभ। उनकी मांग थी कि एक कर्मचारी को अपनी पूरी सेवा में 3 वेतन वृद्धि मिलती थी, 9, 18, 27, तो उसकी जगह पे इसको 8, 16, 24 और 32 करा जाए। तो उसके संबंध में कुछ जब तक चैनल्स में आया उसके संबंध में कोई प्रावधान अभी हमको मिले नहीं है। दूसरा, एक पदोन्नति के अंदर हमको जो 5 साल की जो अवधि होती है उसमें छूट का प्रावधान की मांग संगठनों के द्वारा की गई थी। उसके संबंध में भी अभी स्पष्ट रूप से कोई हमारे को जानकारी में नहीं आया कि ऐसा किया गया है। इसके साथ ही एक, जैसे कि पिछले कुछ समय में खेमराज कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें वेतन विसंगति के लिए उसमें कुछ मांगे सरकार के सामने उचित माध्यम से बहुत पोलाइटली रखी गई थी, लेकिन उन सिफारिशों को भी नहीं माना गया। तो हम अपेक्षा करते हैं सरकार से कि एक आशा और होप बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम उचित माध्यम से अपनी बात सरकार के पटल पे रखेंगे, इनके संबंध में भी कोई विशेष प्रावधान किए जाए। श्वेता, क्योंकि एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है सबके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। भी इम्पोर्टेंट है विजयेंद्र, तो क्यों ना उसी पर बात कर ली जाए। हमारे साथ सुनील कुमार जुनेजा जी इंडस्ट्री सेक्टर से, और साथ में डॉक्टर विजय शर्मा जी हैं मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल से। हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास भाई भी हमारे साथ हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे विजय जी आपके साथ। एक खूबी बताइए मेडिकल सेक्टर के अंदर कि भाई इस सरकार ने बहुत अच्छा किया है, उसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले तो मैं CM साहब को बजट के लिए धन्यवाद दूंगा। बजट में 3000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। इसमें 10 नए बड़े पब्लिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल का प्रावधान है। इसमें नए डायग्नोस्टिक सेंटर्स मास लेवल पे प्लस नए मेडिकल सप्लाई चेन के लिए प्लान किया गया है। 3rd नंबर पे आगे के लिए फर्दर फैसिलिटीज़ बढ़ाना, टीचिंग मेडिकल कॉलेज बढ़ाना और उनकी फैसिलिटीज़ इम्प्रूवमेंट के ऊपर विचार किया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है। हमारा राजस्थान बराबर पोलैंड या नॉर्वे के बराबर, देश के बराबर है। 3000 करोड़ वैसे अच्छा दिखने में है अमाउंट, लेकिन बहुत कम है बजट के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से। और दूसरी बात कि नए मेडिकल कॉलेज और नए हॉस्पिटल में बेस्ट फैसिलिटीज़ होना इंपॉर्टेंट है, वहाँ बेस्ट फैकल्टी होना ज़रूरी है। तो फैकल्टी को ट्रेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हज़ारों यूट्यूब डॉक्टर्स तैयार नहीं हो, उसके ऊपर हमें काम करना है। बेस्ट फैकल्टीज़ तैयार हो, उस पर भी काम करना है। जो उनको ट्रेन करेंगे तो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी लागू किया जाए। जी सर। ठीक है सर। सुनील कुमार जी, आपको क्या लगा बजट में, क्या खास है इस पर? इस बजट को अगर आप देखते हो इंडस्ट्री के हिसाब से, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2024 में रिप्स पॉलिसी डिक्लेयर की थी। उसके बाद MSME ने भी पॉलिसी दी। उस पॉलिसी के आने के बाद हम राजस्थान सरकार का मेन फोकस राइजिंग राजस्थान पे था, जिसमें बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट आया है, क्योंकि मैं भी उससे एसोसिएटेड था। और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जो चीज़ें अब दी गई हैं वो उसको सपोर्टिव दी गई हैं। उन्होंने कैप्टिव पावर की सपोर्ट दी है, लॉजिस्टिक्स पार्क की सपोर्ट दी है। उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए लैंड अलॉटमेंट तक पहुंच रहे हैं। अभी ये बजट एक सपोर्टिंग बजट है इंडस्ट्री के लिए, ना कि मेन बजट है। और इंडस्ट्री को पूरे बेनिफिट्स दे रहे हैं, 18 इंडस्ट्रियल पार्क और दे रहे हैं। इस बजट की सबसे बड़ी खूबी जो है वो जो इन्होंने अभी फ्लैटेड फैक्ट्रीज की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। जस्ट प्लग एंड प्ले, आपको फैक्ट्री रेडी मिल रही है, बनाओगे फैक्ट्रीज एक कॉम्प्लेक्स में, आओगे और सीधा आप अपनी फैक्ट्री चालू कर सकते हो। आज की डेट में इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप फैक्ट्री लगाते हैं तो आपके बजट्स हैं, आपकी बिल्डिंग और इलेक्ट्रिसिटी और ये सब जो है ना, एटलीस्ट 40% खा जाता है आपका बजट का। उसको इन्होंने पूरा रिलीफ दिया है। तो छोटी फैक्ट्री के लिए ये रियली जो उसको कहते हैं ना गेम चेंजर बजट है। विकास भाई, दोनों सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और मेडिकल के लिए जो बेहतरीन घोषणा है इस बार क्या है? देखिए विजेंद्र, अगर बात करें मेडिकल सेक्टर की, तो सोशल सिक्योरिटी का प्रयास किया गया है। जो आयुष्मान आरोग्य योजना है, जिसको कि माँ के नाम से
प्रचारित किया जा रहा है इस वक्त, और उसको लेकर के विशेष फोकस दिया गया है। उसमें 3500 करोड़ का अलग से प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है कि राजस्थान के लोग जो कि राजस्थान के बाहर इलाज करें, क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी आती है, हेल्थ इमरजेंसी आती है, तब लोग चाहते हैं कि उनको जहाँ इलाज मिले, चाहे वो राजस्थान में मिले चाहे राजस्थान से बाहर इलाज मिले, तो उनको वहाँ पर इलाज की सुविधा मिले। तो उनको सभी लोगों को फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा जो शुरू की गई है, उसकी एक बड़ी घोषणा है। इसके अलावा बात करें अगर एनर्जी सेक्टर की, पिछले अगर बात करें 1 साल से तो फ्री बिजली जो है सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि फ्री बिजली का तोहफा आगे जारी रहेगा या नहीं रहेगा। उसको आज प्रक्षेप किया गया है कि जो 100 यूनिट बिजली का जो तोहफा है उसको 150 यूनिट तक बढ़ाने का प्रयास किया गया, उसकी घोषणा की गई। हालांकि ये पूरी योजना जो है आगे पीएम सूर्यघर योजना जो है उससे इंटरलिंक की जाएगी, तो उसका एक पूरा खाका तैयार होगा कि किस तरह से ये योजना जो उसको आगे ले जाए। लेकिन साथ में ये घोषणा की गई है कि 150 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान किया जाएगा जिससे कि लोगों को ये जो बिजली है वो फ्री मिले। और वैसा ये जो 50 यूनिट बढ़ाई गई हैं ये कल से लागू हो जाएंगी या पीएम की सूर्योदय योजना के एग्जीक्यूशन के साथ शुरू होंगी? देखिए विजेंद्र, जो ये योजना चल रही है पूर्व की योजना है और उस योजना से इसको इंटरलिंक किया गया है। अब इसमें कैसे इसका एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। एक तो ये कहा गया है कि 150 यूनिट तक बिजली फ्री होगी, दूसरा इसमें ये भी कहा गया है कि जिन लोगों के पास छत उपलब्ध नहीं है या फिर संसाधन नहीं है कि जो अपने घर पर सोलर लगा सकते हैं, उनके लिए भी एक उपलब्ध कराई गई कि एक यूनिट बना करके एक जगह पे और सरकार अपने स्तर पर सोलर लगा करके उनको बिजली उपलब्ध कराएगी। तो ये एक पूरा विस्तृत प्लान बनेगा इस योजना का, उसके बाद जाके इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कल से 150 नहीं है? नहीं, कल से नहीं। ठीक, श्वेता। तो अभी तो नहीं, वक्त लगेगा, लेकिन हाँ अनाउंसमेंट तो ज़रूर हो गया। चलिए, क्योंकि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और एक सबसे पहले एक कमेंट की हम बात कर रहे थे, और ये हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। अदिति नागर शर्मा दिल्ली न्यूज़ एडिटर, जयति मिश्रा है हमारे साथ, पूनम शर्मा है और साथ ही हमारे साथ तृप्ति गौतम भी है। आपसे शुरुआत करते हैं अदिति। हम बात तो इस बजट को लेकर करो, बजट से पेश होने से पहले भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की थी। पॉलिटिकली मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना प्लस ये बजट रहा है आगामी 3 सालों को देखते हुए भी, क्योंकि हम 2047 की बात कर रहे हैं, 2030 तक के विजन को लेकर भी चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल आगामी 3 वर्षों की बात करें तो किस तरह से ये बजट है? पहले तो मैं आपसे मदद चाहती हूँ, पत्रकार हूँ, जनता के बीच में रहती हूँ। चाहे देश का आम बजट हो, चाहे राजस्थान का बजट हो, जब हम किसी भी जनता, महिला, पुरुष, आदमी, बच्चों से, युवाओं से पूछते हैं कि बजट मतलब क्या, तो वो ये सोचते हैं बजट मतलब जब आज पेश होगा तो कल से हमारे जीवन में क्या बदलाव होगा। हम विकास एक सतत प्रक्रिया है, जनरेशन्स 2 डिकेड 3 डिकेड होता रहेगा। तो मेरा सवाल है 4 बड़ी चीज़ जो मैं सुबह उठने से लेकर सोने में जो मुझे इम्पैक्ट करे। पहला, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन, क्या सुविधाएं हैं। दूसरी बात है हेल्थ, कि कल से या चलिए 1 अप्रैल से 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक मुझे सीधा सीधा फायदा क्या होगा। तीसरा है पानी, सड़क और फिर नौकरियां। तो सवाल ये उठता है, और इन सब का एग्जीक्यूशन कब तक होगा? आप जब तक धरातल पे एग्जीक्यूट करते हैं तब तक साल निकल जाता है। तो मैं इस बात, दूसरा बजट आता है, फिर उसको समझने में समय निकल जाता है। जैसे आम बजट में आया कि 12 लाख स्लैब कट, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि अगर आपकी 12 से 1 रुपया बढ़ गया तो फिर 4 लाख से लगेगा, लेकिन लोगों ने बाकी बजट देखा ही नहीं। 12 लाख उनको सीधा सीधा फायदा। तो मैं आपके माध्यम से, जितने एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, तो समझना चाहती हूँ। हम इंडस्ट्री का जिक्र करते हैं, फिर मैं उनकी सबकी बातों में समझ आता है कि ये सतत प्रक्रिया है, अगले 10 साल में पूरा बजट यूज़ होगा। तो सवाल है कि बिजली, जैसे अभी 150 यूनिट की बात हुई, तो क्या कल से मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगी? तो इस तरह के सवाल हैं। हालांकि लगातार इसका स्वागत हो रहा है, और फिर ऐसा है कि आज के ज़माने में बजट जो है आता है, सरकार देती है, फिर मैनिफेस्टो में बजट आता है, फिर फ्री पीस की उसमें बजट आता है। तो बजट कई प्रकार के होते हैं। ये मैं चाहूँगी कि मेरे माध्यम, आपके माध्यम से सब ये जवाब। बिल्कुल। बजट है, बर्गर नहीं कि 2 मिनट में मिल जाए। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन जो अदिति आपने सवाल किया वो जायज सवाल इसलिए है क्योंकि आम जन ये आंकड़े नहीं समझता, और बजट आंकड़ों का खेल होता है कि इतने करोड़, इतने लाख और इतना हो जाएगा बेनिफिट, लेकिन आम जन तो सोचती मेरी जेब में राहत मिली मुझे या नहीं मिली, मुझे कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। और इसलिए हाथ से मैं इसलिए समझ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। पूनम, क्या एक पॉइंट समझना चाहेंगे जो आपको लगता है कि हाँ ये प्लस था, ये अच्छा फैसला था जो बजट में शामिल किया?
बिल्कुल, और साथ में मैं ये भी सबसे पहले कहना चाहूँगी कि ये बजट है, जैसे कि विजेंद्र ने कहा कि ये कोई बर्गर नहीं जो 2 मिनट में मिल जाएगा, 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं मिलती है। बाकी ये कोई मैजिक की छड़ी भी नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसे यूँ समझना चाहिए क्योंकि अब बजट आ चुका है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, एक्सपर्ट्स हैं, अदिति ने भी जैसे जानकारी दी, बहुत सारी बातों का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष मुद्दे उठाएगा और सरकार कहेगी ये ऐतिहासिक है और इससे बेहतर श्वेता कोई बजट है नहीं, सरकार ये कहेगी। लेकिन इसे यूँ समझना चाहिए क्योंकि हम अपने घर की बात करते हैं, हर साल आमदनी बढ़ती है, 8 से 10% मान लेते हैं। ऐसे राज्य सरकार के लिए प्रदेश घर है, 8-10% आमदनी बढ़ती है क्योंकि अपने घर के अनुसार अगर वो देखता है। और अगर घर का खर्चा चलाना है हर साल तो फिर कर्जा भी लेना पड़ेगा, कर्जा वैसे ही सरकार के पास है तो फिर ब्याज भी देना पड़ेगा, पैसा ही लगता रहेगा। तो ऐसे में अपने घर की बात करें तो क्या हर साल हम घर खरीद सकते हैं? इस साल लिया अगले साल ले सकते हैं? क्या हर साल 2-4 गाड़ी ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। व्यवहारिक तौर पर देखें तो मेंटेन करना पड़ता है, ऐसे राज्य सरकार को मेंटेन करना पड़ेगा। व्यवहारिक तौर पर मुझे लगता है कि अगर बजट में 8-10% अगर बढ़ा दिया गया तो ये बेहतरीन है। चलिए, आपने एक्सप्लेन तो किया कि ये बेहतर है और इसलिए अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। जो दूर तक सोच रहे हैं वो उसे अलग एंगल से ले रहे हैं, जो आज की बात कर रहे हैं वो इससे अलग एंगल से ले। जयती, आपका क्या व्यू है? बिल्कुल, क्योंकि श्वेता जिस तरह से बजट में वो जिक्र कर रही थी और 2 लाइनें उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि सबकी फिक्र में मैं खुद को मिटाती हूँ और दिल से किया हुआ हर वादा निभाती हूँ। हर बात के मायने सब अपने अपने फ़ायदे से निकालते हैं, लेकिन व्हाट आई फील, उन्होंने युवाओं को लेकर जिस तरह की घोषणाएं आज की, 4 लाख सरकारी नौकरियां पिछले बजट में, 1,25,000 सरकारी नौकरियां और निजी नौकरियों को भी बढ़ावा देने के लिए ताकि सभी सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, उसके लिए 1,50,000 नौकरियां। तो कुल मिलाकर के नौकरियों की तो बम्पर आज भरमार हुई है। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो नई रोजगार नीति है उसको लेकर आएंगे। नई रोजगार नीति के अलावा जो स्टार्टअप्स है, जो 5,000 स्टार्टअप्स है, उसके अलावा 36,000 युवाओं से जुड़े हुए हैं, उनको फंडिंग दी जाएगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि युवाओं के लिए रोजगार और खासतौर पर रोजगारमुख ये बजट हो, इसको लेकर के फोकस किया। और अगर फ्री बीज को लेकर के चले तो बीजेपी हमेशा से इसके तर नजर आई है। लोग अगर इस चीज को लेकर सुनने के लिए बैठे होंगे कि चलिए फ्री की घोषणाएं होंगी तो वो तो निराश होंगे, लेकिन अगर इसे दूरदृष्टि के साथ सोचा जाए तो स्किल्स डेवलप होंगी। जहां से हम कवरेज कर रहे हैं ये राजस्थान का सबसे बड़ा सर्किल है और सर्किल इनफाइनाइट होता है, मतलब खत्म नहीं होता है। ऐसे बजट पर भी आप कितनी ही चर्चा कीजिए वो खत्म नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि मंथन होता है तो अमृत और विष दोनों निकलता है। यहाँ खूबियां और कमियां दोनों के लिए हम बजट ब्रह्मास्त्र करें। बिल्कुल, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहते हैं जो एक्सपर्ट है इसमें वो तो उन आंकड़ों को, उन शब्दों को भी समझते हैं और आंकड़ों को, उस मायाजाल को भी समझते हैं, लेकिन आम आदमी इसे कैसे समझे, उन्हें समझाने के लिए एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। और बिल्कुल आम भाषा में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बेहतर ये बजट है या फिर चाहिए कुछ और था और मिल कुछ और गया और उसे कैसे पूरा किया जाएगा उस पर भी हम बात करेंगे। तृप्ति, बिल्कुल, क्योंकि हम ना इससे पहले भी जब अनाउंसमेंट हुआ था पिछले बजट में भी और धार्मिक पर्यटन को लेकर बहुत तवज्जो दी गई थी और इस बार भी उम्मीद कुछ ऐसी थी कि बहुत सारे ऐसे ऐलान होंगे। क्या लगता है इस सेक्टर में क्या कुछ रहा? बिल्कुल श्वेता, बजट की घोषणा हो चुकी है और जब भी हम बजट के बारे में सोचते हैं, आज हम बात कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि क्या कुछ खास है और क्या कुछ और होना चाहिए था। लेकिन जब भी हम राजस्थान की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर आने वाला टूरिस्ट जो है वो किस चीज़ पर फोकस कर रहा है, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। तो बात भी वही है कि सरकार ने किस चीज़ पर फोकस किया, देवस्थान विभाग पर फोकस किया, क्योंकि कह सकते हैं कुंभ में भी कैबिनेट की बैठक हुई हो या बहुत सारे जो चीज़ें हुई हैं, या मैं ये कहूँ कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो ये सोचते होंगे कि जिस जगह को मैं पूजने जा रहा हूँ वहाँ अगर कुछ खंडित हो गया तो क्या उसका जीर्णोद्धार होगा या नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहूँगी कि जब भी हम बजट की बात करते हैं तो हम महिलाओं को कहीं नहीं भूलते, बच्चों को कहीं नहीं भूलते। महिला बाल विकास वो विभाग है जिसकी कमान खुद डिप्टी सीएम संभालती हैं, उसमें भी बहुत सी योजनाएं, बहुत सी घोषणाएं हुई हैं और इसी को लेकर ये बजट, अगर आप मुझसे पूछेंगे एक लाइन में कि कैसे खास रहा, तो देवस्थान विभाग और महिला बाल विकास के लिए बेहद खास रहा। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि हमारे सहयोगी हमारे साथ बैठे हुए हैं। दिनेश डांगी जी हमारे साथ हैं, नरेश जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, इस बजट को अगर हम कॉमन मैन की नज़र से देखें तो आपको क्या लगता है कि भाई इस बजट को वाकई में स्थायी बजट रखा गया है या इस बजट को बहुत ज़्यादा हाइप दिया गया है या इस बजट को व्यवहारी रखते हुए समझाया गया है कि भाई हमारे पास पैसा बहुत कम है और उस हिसाब से बजट को बेहतर इससे ज़्यादा बनाया नहीं जा सकता?
विजेंद्र जी देखिए, ऑल ओवर हम बजट की बात करें तो बजट काफ़ी बेहतरीन है, एक दूरदर्शी बजट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो आम जन से जुड़ी बिजली, पानी और सड़क और स्वास्थ्य, इन पर खास फोकस किया गया है। सड़कों का जाल बिछाने की घोषणा की गई है, किस तरह हर असेंबली में 10-10 करोड़ की सड़कें बनेगी, और जयपुर को किस तरह जाम से मुक्ति दिलाई जाए, जो कांग्रेस राज में घोषणा हुई, सीतापुरा से विद्याधर नगर मेट्रो फेज़ के सेकंड चरण का काम शुरू किया जाए। इसके अलावा जो मरुस्थलीय इलाका है, रेगिस्तान का इलाका है, वहाँ की राशि में बढ़ोतरी की गई है 15 करोड़ की लागत से। तो बिजली, पानी और एनर्जी, इन सेक्टर पर खास यहाँ पर ध्यान रखा गया। और सबसे बड़ी घोषणा जैसे बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए हुई है 1.25 लाख उन्हें सरकारी नौकरी, और प्राइवेट सेक्टर में 1.5 लाख नौकरियाँ दी जाएगी। लेकिन लोक लुभावन घोषणाएं ज़्यादा नहीं की गई है, क्योंकि आसपास कोई चुनाव नहीं है। लेकिन नवंबर के आसपास निकाय और पंचायत में चुनाव होंगे, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत। तो जयपुर शहर सहित तमाम जो गांव है और शहरी आबादी है, उनके लिए बजट में काफ़ी घोषणाएं। ठीक है श्वेता, क्योंकि भाई लोक लुभावन बजट होना भी नहीं चाहिए, लोक लुभावन तो घोषणा पत्र होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और विजेंद्र, 2 खास मेहमान और जुड़ गया हमारे साथ। आर के विजय वर्गीय जी हमारे साथ है, रिटायर्ड चीफ टाउन प्लानर है राजस्थान से। वहीं एच.एस. संचेती जी भी हमारे साथ है, रिटायर्ड चीफ टाउन प्लानर। मैं चाहूँगी एक कमेंट इनसे ज़रूर लो इस बजट को लेकर। विजय वर्गीय सर, कैसे देखेंगे इस? देखिए, अगर शहरी विकास की दृष्टि से देखा जाए तो ये मेरे जो पिछला अनुभव है उसके हिसाब से पहला ऐसा बजट है जिसमें कि सार्वजनिक परिवहन को भी प्रायोरिटी सेक्टर पे रखा गया है। जैसे कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान एक बजट में अनाउंसमेंट होना, एक नीतिगत निर्णय लेना, चाहे शुरू में संभाग मुख्यालय का ही रखना हो या मेट्रो रेल का एक्सपेंशन करना हो, ये बजट अनाउंसमेंट के थ्रू ये दर्शाता है कि राजस्थान सरकार जो है सार्वजनिक परिवहन को प्रायोरिटी सेक्टर पर रखती है। संचिति सर, कैसे देखेंगे, क्योंकि टाउन प्लानिंग को लेकर भी कई सवाल उठते रहे हैं, बहुत फोकस सरकारों का रहता है, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं मिल पाता। क्या बजट में इससे लेकर जो प्रावधान किए गए हैं उससे आप एग्री? देखिए, जो बजट है उसमें जो फोकस किया गया शुरुआत में ही वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है वो जल, मतलब पानी, पीने का पानी चाहिए। आज राजस्थान में करीबन 275 म्यूनिसिपल टाउन्स है, करीबन 7 लोकल बॉडीज़ है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, करीबन 10 UITs है। तो आप अगर ये देखें कि दूसरे सड़क वगैरह तो चाहिए ही, परंतु सबसे बड़ी जो है इन सारे शहरों में राजस्थान में है वो पीने के पानी की समस्या है। तो पीने के पानी की समस्या पर जो है वो फोकस किया है। बड़े शहरों के लिए जैसे जयपुर की बात करें तो मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। यहाँ इतना ट्रैफिक बढ़ गया, इतनी गाड़ियाँ बढ़ गई, इतने कंजेशन, ट्रैफिक, रोटरीज़ वगैरह जो भी है, तो इन्होंने जो है फर्स्ट मेट्रो जो है मेट्रो सिस्टम पे जो ध्यान दिया, 2nd फेज़ और 3rd फेज़। तीसरा ये कि मास ट्रांसपोर्टेशन जैसे बड़े शहरों के लिए, नॉट ओनली जयपुर, जोधपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है, भरतपुर है, इनमें बसेज मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है बस सिस्टम जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए। विशेष रूप से छोटे शहरों में मेट्रो नहीं लाई जा सकती है, तो यहाँ बस सिस्टम से मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हल करना चाहिए। UDH का जो बजट है इसमें बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो पूरा ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर ही अभी शहरों पे जो है वो बहुत ज़रूरी है, परंतु एक जो मिसिंग है इसमें कि प्लानिंग, मास्टर प्लान्स, जोनल प्लान्स, डेवलपमेंट प्लान्स के लिए जो बजट रखना चाहिए था, क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिना प्लानिंग के, बिना मास्टर प्लान के, बिना जोनल प्लान्स के नहीं बन सकते हैं। जी सर, बिल्कुल अहम बात कही इन्होंने कि अनाउंसमेंट तो हो गया, लेकिन प्लानिंग कैसी है उस पर फोकस। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी से जरा समझेंगे कि ये बजट उनकी नज़र में पॉलिटिकल है, पब्लिकल है या पब्लिसिटी के लिए है? और विधानसभा के अंदर भी बताइए सर कि बजट जब चल रहा था तो विपक्ष कितने गौर से सुन रहा था, क्योंकि बाद में कमियां तो वहीं से पता चलती हैं। देखिए विजेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि अगले कुछ दिनों में पंचायती राज के चुनाव हैं, निकाय के चुनाव हैं। तो ग्रामीण पंचायती राज की हम बात करें तो गाँवों में अटल पथ की घोषणा हुई है, और शहरी निकायों को में मेट्रो जयपुर के अंदर और बढ़ोतरी, इसके साथ ही स्मार्ट सिटीज़ और जो निकाय हैं उनको सशक्त बनाने की पहल। और बीजेपी निकायों में वैसे भी मजबूत रहती है, लेकिन कहा जा सकता है और जितना अर्बन को डेवलप करेगी उतना बीजेपी का वोटर और वोट बैंक भी बढ़ेगा, वो भी सोच रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद ग्रामीण परिवेश से आते हैं, खुद सरपंच रहे हैं, तो पंचायती राज का महत्व तो उनको बहुत अच्छी तरह पता है। इसीलिए
ग्रामीण किसान पर विशेष फोकस, चाहे सम्मान निधि की बात कर लें, एमएसपी की बात कर लें। हालांकि एमएसपी में मुझे लगता है कि और कुछ ज़्यादा ब्रॉड होना चाहिए था, लेकिन ये जो बजट है अभी वैसा बजट नहीं, इसको हम चुनावी कह सकते हैं। केंद्र की बजट की पूरी तरह इसमें छाया हमें नज़र आ रही है, परछाई नज़र आ रही है। ये कहा जा सकता है ये दूरगामी बजट कह सकते हैं। आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के मद्देनज़र और घोषणाओं को, जो बीजेपी का संकल्प पत्र था, जैसा सदन में भी दिया कुमारी ने कहा कि इस घोषणा पत्र के तकरीबन 58% वादे संकल्प पत्र के पूरे किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र के प्रति संवेदनशील रहती है और उसकी जवाबदेही भी होती है, विचार परिवार के प्रति भी होती है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात, महिला सशक्तिकरण की बात, युवाओं को रोजगार देने की बात, जो वादा किया था कि हम हर साल 1 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे, वो आप कह रहे हैं कि ये समावेशी और सर्वव्यापी है। ये इसी सोच के साथ समावेशी, सर्वव्यापी और सोशल इंजीनियरिंग, मतलब प्रत्येक सेक्टर को छूने की कोशिश, हर वर्ग को छूने की कोशिश, चाहे वो SC ST का तबका हो, चाहे किसान हो, चाहे वो OBC हो, मध्यम वर्ग हो। और जो आपने कही ना एक बात विजेंद्र के विपक्ष, आपने एक राजनीतिक सवाल किया कि विपक्ष क्या सोच रहा था। विपक्ष जूली डोटासरा की जोड़ी है और ये जोड़ी सशक्त जोड़ी है, ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है। और यहाँ पर हमने देखा कि अभी कांग्रेस पार्टी घेरेगी, लेकिन समय आने पर घेरेगी। मुद्दे आज सत्ता पक्ष ने अपने बजट के जरिए कोई मुद्दा नहीं छोड़ा कि जिसके जरिए बहुत बड़ा आक्रमण कांग्रेस पार्टी पे किया जाए। रोहित बोहरा जी यहाँ फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो बखूबी वहाँ पर हमले करते हैं समय समय पर। योगेश जी, वो तो इंतजार यहाँ भी कर रहे हैं कि आप उन्हें मौका तो दीजिए। वो इंतजार यहाँ कर रहे हैं कि मौका दीजिए तो फिर मैं और भी चीजें बताता हूँ। उन्होंने वैसे भी पहली बॉल पर ही बाउंड्री पार करने की कोशिश भी की। नहीं, वापस उनका रुख करेंगे, लेकिन कुछ और मेहमान है, एक बार उनका रिएक्शन भी हम ले लेते हैं। हमारे साथ पवन लाखोटिया जी एक्सपर्ट है फाइनेंस और टैक्स से। पवन जी, सबके अपने अपने कहते डेफिनेशन है इस बजट को लेकर। बैलेंस बजट है, समावेशी है, सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। आम आवाम इसे कैसे समझे, फाइनेंस के लिहाज से, टैक्स के लिहाज से, अपनी जेब को राहत देने के हिसाब से? Sure. I think if you look at the overall vision of the government, मैम, इन्होंने बजट में क्लियर किया है कि we want to be the $350 billion economy राजस्थान का by 2030, which is next 5 years, and presently we are into $205 billion economy. सर, ये डॉलर है या रुपए है? डॉलर। 350 बिलियन डॉलर, क्योंकि लिखा नहीं है उसमें बजट में। नहीं, डॉलर इकोनॉमी है, ठीक। सो विच इज ऑलमोस्ट 1.6 टाइम ऑफ द प्रेजेंट 350 बिलियन इकोनॉमी, राइट? नॉट डॉलर, करेक्ट, सॉरी, इट्स रुपए में, रुपए। Yeah. So the government vision is to be the 350 billion economy, which is presently 205 billion. So if we look at the next 5 years target, it is almost 1.6 times. And if we look at the efforts which the government has been doing, it is not only this budget. Even in the last 6 months, including Rising Rajasthan, there has been a lot of policies government has been revamping. माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ क्योंकि हमारे ग्रामीण तबके के लोग बहुत देख रहे होंगे सर। राइट। अब वो, मैं मानता हूँ कि उनको अंग्रेजी अच्छी आती होगी, लेकिन हिंदी में वो ज्यादा मजे से सुन पाएंगे। सो सर, लास्ट 6 महीने में जो सरकार ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो एफर्ट्स किए हैं, ऑलमोस्ट 10 नई ट्रेड पॉलिसीज रिलीज की है राइज राजस्थान में। और इस बजट में भी उन्होंने खास ध्यान रखा है कि हमारे अपकमिंग, चाहे वो राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसीज हो, चाहे वो वेयर हाउसिंग पॉलिसी हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी हो, एवरी बिजनेस पॉलिसी, हर बिजनेस पॉलिसीज को बेसिकली वो रिवैम्प कर रहे हैं। सो विच मीन्स जो हमने टारगेट सेट किया है 350 बिलियन इकोनॉमी का, उसके लिए हम बहुत ही क्लियर विजन सेट करके रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप मान रहे हैं कि ठीक है, ये बजट अच्छा है उस लिहाज से, जैसे कि आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है श्वेता, क्योंकि हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी भी हैं। नरेश जी, इस बजट के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है और आप तमाम एक्सपर्ट्स को सुन भी रहे हैं, लेकिन हर बजट के अंदर ये उम्मीद करना कि भाई वो बहुत ही बेहतरीन होगा, उसके लिए तो पैसा चाहिए, और पैसा 8 से 10% इजाफा होता है, और घोषणाएं होती हैं 20 से 30%, फिर हम कर्जा लेते हैं, फिर हम ब्याज चुकाते हैं, और ऐसे बढ़ता जाता है। आपको लग रहा है कि व्यवहारिकता के आधार पर यह बजट ठीक है और हमें उसको स्वीकार करना चाहिए जैसा भी है? देश में कोई दो राय नहीं है, तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो लोन लेकर ही योजनाएं चलाती हैं,
और राजस्थान भी उसमें शामिल है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री का भी इस बारे में पहले बयान था, और अभी भी जितनी योजना होती है वो किसी न किसी से लोन लेके चलती है। जहाँ तक आज की बजट की बात करें तो मैंने सुबह भी श्वेता को कहा था, दो पहलू होते हैं। एक ये है कि सरकार क्या चाहती है, सरकार का रोड मैप क्या है, सरकार राजस्थान में किस तरह विकास करना चाहती है, और दूसरा पहलू है कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है। जो आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि सुबह जब हम पढ़े, पूनम जैसे कह रही थी कि हमें क्या मिला, शिक्षा के लिए क्या मिला, चिकित्सा के लिए क्या मिला, युवाओं को क्या मिला, किसानों को क्या मिला। तो ये दो पहलू है, तो दोनों के अलग अलग इनके हिसाब से मुझे लगता है बजट तैयार किया गया था। हालांकि इसमें कई जो घोषणाएं हैं वो इस तरह की है जिनकी योजनाएं पहले से चल रही है, और कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो विभागीय स्तर पे कह सकते हैं हर वर्ष उनमें काम होता रहता है। जैसे हालांकि पानी के साथ आज बजट की शुरुआत की थी, तो ये अपने आप में मंतव्य बताता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। लेकिन जैसे उसमें कहा कि कंटीजेंसी प्लान के लिए कुछ करोड़ रुपये हम घोषित कर रहे हैं, तो हर साल होता है, जब भी गर्मी आती है तो इतने पैसे मिलते हैं, कंटीजेंसी प्लान होता है, ट्यूबवेल है, हैंडपम्प है, ये हर साल होता है। बहरहाल लेकिन इसके बावजूद भी कई जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा था कि छोटी छोटी खुशियाँ दी गई है, जो विधायकों ने मांग की थी, चाहे प्रतिपक्ष के हो चाहे पक्ष के, अपने क्षेत्र के लिए जो जो समस्याएं थी, खासकर चिकित्सा क्षेत्र को लेके हो, चाहे सड़कों को लेके हो कि जो पेचवर्क जो सड़कें हैं उन पे काम होना चाहिए। तो ये लगता है कि काम छोटे छोटे हैं, लेकिन जनता जो है, खासकर चूँकि ये स्टेट का बजट है, तो जनता यही देखती है कि उन्हें छोटी छोटी खुशियाँ क्या मिली है। और युवाओं के लिए बात करें तो रोज़गार का मुद्दा है। हालांकि इस पर बहस हो सकती है कि पहले कितने रोज़गार कहे थे, कितने वादे किए थे, कितने रोज़गार मिल चुके हैं, लेकिन ये है कि रोज़गार की घोषणा फिर से की गई कि किस तरह से नौकरियाँ विभिन्न क्षेत्रों में दी जाएगी, कुछ है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस भी होगी। खेलों के लिए जो चूँकि मेरा एक कह सकते हैं कि मुझे उससे लगाव उस सब्जेक्ट से, तो आपको जल जीवन मिशन भी बताना पड़ेगा। खेलों के लिए जो है वो काफ़ी घोषणाएं की है, और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो द्रोणाचार्य अवार्डी है, द्रोणाचार्य अवार्डी वो जो खिलाड़ियों को तैयार करते हैं। खिलाड़ी तो बनते हैं, खिलाड़ी को तो सब देखते हैं, लेकिन उनके पीछे मेहनत कौन करता है, जो गुरु मेहनत करता है, उसके लिए कुछ नहीं था। तो अब सरकार ने उसके लिए ज़मीन देने का फैसला किया है। और आप देखिए कि राजस्थान के एक द्रोणाचार्य है वीरेंद्र पुनिया, जो कृष्णा पुनिया के पति है। कृष्णा पुनिया जो कांग्रेस से है, लेकिन जैसे ही बजट घोषणा हुई है, वीरेंद्र पुनिया ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री को बधाई दी है। तो ये अपने आप बताता है कि ये घोषणा कितनी महत्वपूर्ण है। रही जल जीवन मिशन की बात, तो देखिए जल जीवन मिशन, जैसे मैंने कहा कि कई ऐसी योजना है जो केंद्र और राज्य की दोनों के मिलके है, लेकिन उसको बजट में उसको लिया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। केंद्र पहले ये घोषणा कर चुका है कि 2028 तक जल जीवन मिशन को हम बढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो राज्य का हिस्सा होगा वो उनको देना है। तो उसके लिए जो अगर बजट घोषणा में कहे तो ये मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो केंद्र की योजना है, केंद्र जो बजट देगा उसके अनुसार आपको देना है। और जो 20 लाख कनेक्शन की बात करें तो राजस्थान चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी जल जीवन मिशन में पिछड़ा हुआ है, अभी करीब कह सकते हैं कि 50% काम हुआ है। बिल्कुल, तो शेष 50% काम होने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। चलिए, बहुत काम बाकी है और बहुत कुछ क्योंकि ये इतना ज़रूरी है कि इस पर जितनी भी घोषणा की जाए वो कम ही पड़ती है, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है। अगर हम, और खासतौर से किसान इस समय तो सबसे ज़्यादा पानी को लेकर ही परेशान। मैं रोहित जी का रुख करना चाहूँगी। रोहित जी, बहुत देर से आप भी इंतजार कर रहे हैं कि आप आए आपके पास और आप चीज़ें और बेहतर बता सके कि बजट में क्या कुछ रहा। मिली जुली प्रतिक्रिया है, तारीफ सब कर रहे हैं कि सबको, हर वर्ग को लिया गया, सबको साथ, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम दे तो रहे हैं, हमने अनाउंसमेंट तो कर दिया है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा? क्योंकि एग्जीक्यूशन को लेकर बाद में कोई सवाल नहीं होता, वाहवाही होती है, अनाउंसमेंट को लेकर एग्जीक्यूशन हो ही नहीं सकता है। देयर इज़ नो वे दैट दे कैन एग्जीक्यूट ऑल दिस। आपका 9 महीने में जो 25,700 कुछ का डेफिसिट था, रेवेन्यू डेफिसिट था, 9 महीने में वो 30,000 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। इनने बात करी थी जब हम पहली बार इनने अपना बजट दिया था, उप मुख्यमंत्री ने, इनने बात करी थी आपने करा क्या, 2.5 लाख करोड़ आप और हमारा डेफिसिट बढ़ा गए। तो 70,000 करोड़ तो पहले साल में इनने बढ़ा दिया, 84,000 करोड़ अभी बढ़ा दिया, 1.5 लाख करोड़ पे ये ऑलरेडी पहुंच गए। बाय द टाइम दे फिनिश इन 5 years दे विल हैव ए डेफिसिट ऑफ मोर देन 3.5 लाख करोड़। ठीक है, ये मैंने पहले बार विधानसभा में बोला था। जहाँ तक आपकी बात है, आपकी जो रेवेन्यू 17,100 करोड़ रुपए इनने बोला था हम एक्साइज में कमाएंगे, 9 महीने में 10,000 करोड़ की एक्साइज रेवेन्यू आई। आज जो आपने अनाउंस करा पीएम श्री योजना, हर स्टेट ने उसमें कोई सब्सिडी दी है। राजस्थान इज द ओनली स्टेट विच हैज नॉट गिवन एनी सब्सिडी।
और जो 100 यूनिट हमारे गरीब भाइयों को हमने 100 यूनिट बिजली फ्री करी थी, वो आपने बंद करवा दोगे आप इससे, क्योंकि अब आप कहोगे कि पीएम श्री का लगा लो तो हम तुम्हें 150 यूनिट देंगे। अरे यार, मैं अपने पैसे से लगा रहा हूं, मैं अपने पैसे से ही 150 यूनिट लूंगा, तो तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? फिजिकल डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है और एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ने में खुशी होती है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिजिकल डेफिसिट भी लगातार क्यों बढ़ा है? इस आंकड़े को समझना चाहेंगे आसान भाषा में। भाई, रेवेन्यू डेफिसिट आपका इसलिए बढ़ रहा है, जो पुराने लोन्स हैं वो आप चुका रहे हो। इस साल हमने जो टोटल, लास्ट ईयर हमने जहां हमारी टोटल 4,95,000 करोड़ का टोटल बजट था, उसमें से 1,73,000 करोड़ का तो हमने रीपेमेंट ही करा ना, तो वो रह गई कितनी, 3,22,00,000 का हमारे पास खर्चा बचा, और उसमें से भी हम 2,22,000 रुपये बाजार से वापस उधार ले रहे हैं टू सपोर्ट दैट इकोनॉमी। आप जो बात कर रहे हो इंक्रीज की, हमारे यहाँ कई सालों से मैं देख रहा हूँ जो आंकड़े रेवेन्यू साइड में दे रखे हैं उसमें सब में इंक्रीज बताते हैं 15%, 16%, जबकि इंडियन एवरेज इज ओनली 10 to 11%। उसमें कम से कम 10,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है। अब उसकी पैडिंग कैसे होगी? 10,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ आपकी रेवेन्यू में, उसकी पैडिंग आपने क्या करी? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको आपने काट लिया। 9 मंथ पीरियड में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 44,000 करोड़ था, आपने अभी तक 42% करा है, 42 to 44% करा है। आपकी जो सेल्स टैक्स की रेवेन्यू है, दैट इज नॉट इवन, जो 75% होनी चाहिए, दैट इज ओनली 52%। आपकी एक्साइज रेवेन्यू इज ओनली 50%। आपकी सब रेवेन्यूज जो हैं दे आर ऑल डाउन। सिर्फ एक लैंड रिफॉर्म्स की रेवेन्यू आपकी ठीक है और एक आपकी ट्रांसपोर्ट की रेवेन्यू ठीक है, बाकी सब में आप पिछड़ रहे हो और वो होंगी नहीं पूरी इसमें। और जो आपको सेंटर से एक पैसा आना था, सेंटर से जो पैसा आना था, उसमें 2808 करोड़ का आपको डेफिसिट मिल गया, क्योंकि सोचा था आपको ज़्यादा मिला आपको कम। आप जब तक नए कर लगाओगे नहीं जिससे किसी का नुकसान नहीं हो, आप क्या कर रहे हो? आप सोच रहे हो कंजम्पशन बढ़ा लेंगे, इकोनॉमी बढ़ जाएगी, जो निर्मला जी ने करा 12 लाख का। कंजम्पशन ऐसे नहीं बढ़ेगा, आप ओनली हो 0.3% ऑफ 324 लैक्स। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा उसमें भी कि जब तक नरेगा, जब तक हमारा जीएसटी की रेट्स नॉर्मलाइज नहीं होंगी, इक्विवेलेंट नहीं बनेंगी, जब तक इस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। नहीं तो जैसे है ना, 1,96,000 करोड़ का हमारे पास लोन हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उनका 25% टोटल पैसा रेवेन्यू का इज ओनली गोइंग इन द इंटरेस्ट। वो नेक्स्ट ईयर दिस विल इंक्रीज टू 30%। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाल भी, इन फाइनेंस मिनिस्टर की जब तक ये रहेंगी, जब तक यही हाल होने वाला। लेकिन रोहित सर, इस बार का जो बजट था, श्वेता बस मैं ऐसे ही इंटरप्रेट कर रहा हूं, रोहित सर इस बार का जो बजट था उसमें तो भाई 4 पैसे हमने कम चुकाए हैं सेंटर के अंदर रेंट के तौर पर। इसका मतलब हमने रीपे किया है। एक सेकंड, आपने कैसे रीपे करा? आपने वहां कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,82,000 करोड़ से कम करा। आपने 1,82,000 करोड़ से कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं तो देसी आदमी, मैं जानता हूं भाई 1 रुपया यहाँ खर्च हुआ, यहाँ से आया। वो नहीं समझ, जो था उसमें था कि भाई पिछले साल 23 पैसे के आसपास गए, इस बार 19 पैसे के आसपास गए। वो वीरेंद्र, वही गिमिक है कि आपने वहां पर भी 1,82,00,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करा। इज इट गुड इकोनॉमिक्स? जब तक इकोनॉमी में पैसा नहीं, क्योंकि क्या आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो आ ही नहीं रहा, जो भी कर रही है सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है। हमने जो टैक्स ब्रेक्स दिए थे प्राइवेट सेक्टर को, वो टैक्स ब्रेक्स इसीलिए दिए थे कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आए इकोनॉमी में, वो आ ही नहीं रहा है। हमें खुद को करना पड़ रहा है, सरकार को करना। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्व्यथा है जो इस देश को सहन करनी पड़ रही है। रोहित जी, आपने ठीक है अपनी बात रखी यहाँ पर और आंकड़ों के कह सकते हैं कि उस तस्वीर को खींचने की कोशिश की कि क्या है, और अगर ये सही है या फिर ऐसी स्थिति है तो सरकार के लिए भी चैलेंज है, इसे बेहतर करना है। क्योंकि 5 साल का जो सरकार का टारगेट, क्योंकि ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ है, ये बेहतर बता सकेंगे। ऐश्वर्य, लगातार सरकार आने के साथ पिछले बजट की बात कर ले, फिर पिछले पूर्णकालिक बजट की बात कर ले, अभी आज जो दूसरा बजट सरकार ने पेश किया, हम फ्री बीज नहीं देंगे, ये साफ तौर पर कह दिया था दिया कुमारी ने कि हम मुफ्त में कुछ नहीं देंगे, लेकिन हाँ, हम हर किसी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मेहनत सीएम ने की, मेहनत यहाँ पर वित्त मंत्री ने भी की। अब ठीक है, विपक्ष ये बातें कह रहा है, आप इसे किस तरह से देखेंगे, क्या एनालिसिस रहेगा? क्योंकि 0 से अभी तक में आपने देखा है नजदीक से क्या कुछ किया है सरकार।
देखिए, ये जो जगह है, पहले मैं इस जगह का जिक्र कर दूं। ये जगह वो है जहाँ पर शायद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुन भी रहे होंगे। वहाँ वो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक किया करते थे। जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो रेगुलर मॉर्निंग वॉक करते थे। और जब उनकी बात हो रही है और पीछे लिखा हुआ है भजनलाल का ब्रह्मास्त्र, तो यहाँ जो लोग काफ़ी बड़ी संख्या में हमें देख रहे हैं, क्योंकि कैमरे पे लोग भी बड़ी संख्या में देखते हैं, आने जाने वाले लोग भी देख रहे हैं, उनके मन में भी यही आ रहा होगा कि ठीक है, मुख्यमंत्री जी का बजट है। लेकिन ओवरऑल अगर इन सारी चीज़ों को जोड़कर देखें तो ग्रीन बजट, और ग्रीन बजट में भी दूसरी बात, मरुस्थल में ग्रीन बजट की बात करना अच्छी बात है, अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन रोहित बोहरा काफ़ी कुछ कहकर गए और कई एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। आम आदमी को कुछ चीज़ें समझ में आती है। मैंने पिछले दिनों भी यही कहा था कि आम आदमी को ये समझ में आता है कि नौकरी इतनी मिली है, आम आदमी को समझ में आता है कि सड़क अब बन जाएगी, आम आदमी समझ सकता है कि यार मेरे यहाँ पर जाम रहता है, भयंकर जाम रहता है, मुझे घर जाने में 1 घंटे का समय लग जाता है, अब यहाँ पर ओवरब्रिज बनेगा या फिर BRTS की व्यवस्था होगी या सड़क और चौड़ी होगी, अतिक्रमण हटेगा। ये चीज़ आम आदमी के समझ में आती है। सस्ती और महंगी चीज़ जो है वो देश के बजट के साथ जोड़ी जाती है। कभी भी राजस्थान के बजट के साथ आम आदमी सोचेगा कि मैं SMS अस्पताल जाऊं या JNU अस्पताल जाऊं या उदयपुर के किसी अस्पताल में जाऊं तो मेरी जांच ठीक दायरे में हो जाए, सस्ती हो जाए, मुझे धक्के नहीं खाने पड़े, मुझे डॉक्टर मिल जाए। एक आम आदमी सोचता है कि मैं स्कूल में जाऊं तो स्कूल में मेरे पास टीचर हो, मेरे बच्चे के पास टीचर हो, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जो है, जैसा मुख्यमंत्री का नेचर है, एक छोटे से गांव से निकले हैं, अटारी से। अब जो आदमी अटारी से निकला हुआ हो और छोटे छोटे शहरों पे घूमा हुआ हो, जो पूरे जोधपुर संभाग के गांव ढाणी जिसने देखी हो, तो वो अच्छी तरीके से समझ पाएगा कि शहर क्या होता है, कस्बा क्या होता है और महानगर क्या होता है। लेकिन ऐश्वर्य, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी आज आप पूरे दिन थे, लगातार रिएक्शन आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचा रहे थे, वो जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है या फिर सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभा रहा है? देखिए, यहाँ अभी है नहीं रोहित बोहरा, मैं उनसे यही सवाल पूछता कि देखो, विपक्ष है, विपक्ष अपना कार्य करेगा, जो पहले भारतीय जनता पार्टी थी वो करती थी। दूसरी तरफ यही विपक्ष जब, हालांकि मैं बात कहूँगा, अखिल अरोड़ा इनकी सरकार में भी ACS फाइनेंस थे और इस सरकार में भी ACS फाइनेंस है। अधिकारी अपना काम करते हैं, लेकिन जो लीडर होता है, लीडर अपना काम करता है। अशोक गहलोत अपने लिहाज से सोचते थे, भजनलाल शर्मा अपने लिहाज से सोचते हैं। तो मैं उस सेंटेंस को पूरा करूंगा कि जिस आदमी ने गांव को देखा है, ढाणी को देखा है, खेड़े को देखा है, महानगर को देखा है, कलकत्ता जैसे शहर में जो मुख्यमंत्री काम करके आता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो मुख्यमंत्री को मालूम है कि मुझे बजट में क्या कुछ दिया जाना चाहिए। दिया कुमारी इस बात को भली भांति समझती है, जैसे निर्मल तिवारी हैं, ये अच्छे तरीके से देखते हैं कि टूरिज्म है, महिला बाल विकास विभाग है, उनके कई सवाल उनसे जाके करते हैं, तो ये अच्छे से जानती हैं दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है कि महिलाओं के लिए क्या दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल था जिसे हम तकनीकी रूप से समझने की कोशिश कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि इसका जवाब मिले। मैंने मदन राठौड़ से पूछा कि राठौड़ साहब बताइए कि ये जो बजट है आप कैसे करेंगे विपक्ष। उन्होंने साधारण सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, भाई दिल्ली में हमारी सरकार है और राजस्थान में हमारी सरकार है, हमको जो देना होगा हम दे देंगे। अब तुम इसमें रेवेन्यू कितना आ रहा है और राजकोषीय घाटा कितना है, इतने सवालों में मत उलझो। आम आदमी के जो समझ में आ रहा है, आम आदमी को उसे समझने दो। और मेरे सामने जो बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये सुन भी रहे हैं, ये समझ रहे हैं। अब ये सामने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर देखेंगे कि ये चीज़ सस्ती हुई है, ये महंगी हुई है, और इतने रोजगार मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर में इतने अवसर मिलेंगे, ये तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार कैसे करेगी इस पर फोकस ना करो, सरकार ने क्या करने की घोषणा की है, वो कितना कर रही है, उस पर फोकस होना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है इसमें, सरकार से हम सवाल पूछते हैं, हमारा भी काम है, मंत्री आएंगे उनसे सवाल हम पूछेंगे, विपक्ष अपनी बात कहेगा, लेकिन हमको जो आत्मावलोकन है वो ये करना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकार में अशोक गहलोत की सरकार थी, उसने क्या दिया, भजनलाल शर्मा की सरकार ने 1 साल में क्या दिया। जब लोग आत्मावलोकन करते हैं तो जब चुनाव पास में आता है तो वो बता देते हैं कि भाई ये सरकार ज़्यादा ठीक थी और ये खराब है। जब वोट पड़ता है तो चीज़ें क्लियर होती है। आम आदमी है, उसे बस इन चीज़ों से मतलब है। हर आदमी एक टकटकी लगाए देख रहा था कि भाई समर्थन मूल्य है वो कितना बढ़ेगा।
मोटे अनाज का क्या होगा, बीजों का क्या होगा, बिजली जो है रात के समय में दिए जाने का वादा है वो कब तक मिलेगी, 2027 तक का वैसे वादा है। किसान जो ये मोटी मोटी ये चीज़ें देखता है। डीजल और पेट्रोल की बात अलग होती है। कई बार उसके दिमाग में एक सवाल आती है कि यार बिजली जो है वो महंगी है, तो बिजली और सस्ती कैसे हो सकती है, बिजली और भी। इसमें तो खुश हो गए, 100 से अब 150 यूनिट किया गया, तो ये अच्छे। अब 100 से 150 यूनिट में भी एक बात अभी रोहित बोरा भी बोले और भी एक्सपर्ट्स ने बताया कि सोलर प्लांट वाली बात है या ये टेक्निकल चीजें हैं। अब सरकार से सवाल उस वक्त पूछा जाएगा जब आम आदमी का जब बिल आएगा। बिल में अगर उसको राहत मिलेगी तो सरकार को धन्यवाद देगा, और बिल में राहत नहीं मिलेगी तो वो सरकार को कोस। बिल्कुल, बिजली का बिल अगर करंट मारेगा तो सवाल तो करेगा आमजन भी, और अगर राहत देता है तो फिर तो बल्ले बल्ले। बिल्कुल, और हर बजट के अपने मायने भी होते हैं, और हर बजट के पीछे जैसे कि योगेश जी कह भी रहे थे कि भाई सियासी मायने भी होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, उनको उसका फ़ायदा उठाना होता है। हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर अभिषेक जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, क्योंकि आने वाले वक्त में ग्रामीण इलेक्शन है, निकाय के इलेक्शन है, तो इस बजट को आप उसके साथ किसी भी तरीके से कनेक्ट करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, जो घोषणाएं की गई हैं वो घोषणाएं ज़रूरी थी इसलिए की गई, इसलिए नहीं कि वहाँ इलेक्शन में फ़ायदा लेना है? बिल्कुल, अभी जैसा सरकार ने कल मंत्री ने भी घोषणा की कि जो निकाय चुनाव है वो एक साथ कराएंगे, पंचायती राज में भी ये स्थिति है। लेकिन जो घोषणाएं की गई है विजेंद्र, जैसे अगर हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो कि एक आम शहरी को क्या चाहिए, आम शहरी को ये चाहिए कि उसके घर के आसपास सफाई रहे, जो पानी है बरसात का वो रुके नहीं, और ड्रेनेज साफ हो। तो उसको लेकर इस आवश्यकता को समझते हुए जो है पहली बार सरकार ने जो कि केंद्र सरकार के स्तर पे काम होते हैं, चाहे वो अमृत मिशन हो या यूपीए सरकार की JNNURM हो, उसी की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने अपने लेवल पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लॉन्च की है, जिसकी लागत 12,050 करोड़ रुपए, और अगले 7 वर्ष तक इसका एग्जीक्यूशन होगा। इसमें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें 3600 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा है, सीवरेज में 4300 करोड़, इसी तरह जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है उस पर 3400 करोड़ की बात की है। इसके अलावा जैसे एक आम शहरी को क्या चाहिए कि जो पार्किंग कैसी होनी, पार्किंग सुधरे, बस स्टैंड अच्छे हों, गरीबों के लिए फ्लैट्स बने, इसके लिए 780 करोड़ रुपए रखे हैं। और जो पहले वाली योजना की मैं बात कर रहा था विजेंद्र, इसमें केवल बड़े शहरों पर ही फोकस नहीं किया है, सैटेलाइट टाउन्स जो उनसे लगते हैं, जो छोटे शहर हैं उन पर भी फोकस किया है। अब तीसरी बात आती है ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक जयपुर जो कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है राजस्थान में, उसके लिए 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं कि 250 करोड़ रुपए में किस तरह से क्या आवश्यक कार्य हम कर सकते हैं ताकि जो यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन है उसको कम किया जाए। और दूसरे शहरों को भी नहीं छोड़ा गया, उसके लिए कहा गया है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान है, जो संभागीय मुख्यालयों के लिए घोषणा की गई, कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनना चाहिए। जयपुर में जो मेट्रो की पिछले बजट में भी घोषणा की थी, इस बार ये स्पष्ट कर दिया कि 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो ज्वाइंट वेंचर है राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उसका भी गठन हो गया है, और उसके माध्यम से ये एग्जीक्यूशन होगा। तो ये सरकार की दूरगामी सोच दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरह से जो कंपनी, जो जॉइंट वेंचर जो कंपनी है, इसका निर्माण किया गया, जो उसका नाम रखा गया है राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उसके पीछे मंशा यह है कि कल को भविष्य में, आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद जयपुर के अलावा कहीं और अगर मेट्रो की जरूरत पड़ती है तो नई कंपनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह हम जयपुर शहर की अगर हम बात करें, एलिवेटेड रोड नहीं स्वीकृत की गई। हालांकि जो पिछले जयपुर की बात करें तो पिछले बजट में 2200 करोड़ की घोषणा की गई थी, जिसमें कई फ्लाईओवर थे, एलिवेटेड थी, अंडरपास थे, लेकिन उनमें से 3 में काम चल रहा है। लेकिन अब जो घोषणा की गई है तो उसको रिव्यू करते हुए घोषणा की गई है। मसलन रिद्धि सिद्धि पर पहले फ्लाईओवर प्रस्तावित था, लेकिन फ्लाईओवर न करके इस बार जो 185 करोड़ रुपए की लागत से घोषणा की गई है कि जो एग्जिस्टिंग गोपालपुरा बाईपास आरओबी है, वहां से लेकर गुजर की थड़ी से पहले तक जो गंदा नाला है वहां तक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। वापस मैं आपके पास आऊंगा, डिप्टी एडिटर हमारे शिवेंद्र परमार भी हमारे साथ हैं। शिवेंद्र, क्योंकि परिवहन और दूसरा सुरक्षा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो परिवहन के बारे में ज़रा बताइए कि उसको लेकर और क्या कुछ किया गया है कि भाई ग्रामीण तबकों को हम शहरों से कनेक्ट करें, शहरों के अंदर उसकी फैसिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाए, और साथ में सुरक्षा को लेकर क्या रहा? देखिए, परिवहन विभाग के लिए तो इस बजट में ज़्यादा कुछ नहीं है, और मुझे बड़ी हैरानी है कि कुछ दिन पहले इतना बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ भांकरोटा में, पूरे प्रदेश ने देखा कि कितना भीषण सड़क हादसा था। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि ड्राइवरों की ट्रेनिंग के लिए, खासकर जो ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें सुधार के लिए कोई नए बदलाव या नए प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। 2-3 घोषणाएं हैं रोड सेफ्टी से जुड़ी हुई। एक है कि जयपुर से कोटा का जो हाईवे है वहाँ पर फ्री एक्सीडेंट जोन बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसी एक घोषणा मुझे याद है कि दिल्ली जयपुर से लेकर जो अजमेर तक का हाईवे है
उस पर भी हुई थी और वो अभी तक उसने अमली जामा पहना नहीं। ये बात मैं आपको 2 साल पुरानी बता रहा हूँ। तो परिवहन विभाग तो खाली हाथ है, लेकिन जो अच्छा अनाउंसमेंट है वो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा पहलू है विजेंद्र, किसी भी चुनाव में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर होता है तो वो कानून व्यवस्था होता है। जब चुनाव हुए राजस्थान में 1 साल पहले, तब नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक ने अगर सबसे ज़्यादा करारा प्रहार किया तो वो राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर पर किया। तो बड़ी अनाउंसमेंट की गई है लॉ एंड ऑर्डर पर। सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि अभी अमेरिका से जिस तरीके से अवैध प्रवासियों को भेजा जा रहा है, इसको लेकर बहुत बड़ी खबर है इस बजट में कि पहली बार राजस्थान में डिटेंशन सेंटर बनेगा 10 करोड़ की लागत से। अभी तक जो अवैध प्रवासी पकड़े जाते हैं उनको सामान्य जेल में रखा जाता है जहां हमारे बंदी होते हैं, जैसे जयपुर की घाट गेट सेंट्रल जेल है, लेकिन पहली बार 10 करोड़ की लागत से 100 बंदियों का एक डिटेंशन सेंटर बनेगा, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है। और जो ओवर टाइम से रह रहे हैं लोग, जिनकी रहने की वैधता ख़त्म हो गई है, या जो अवैध प्रवासी हैं विदेशी, उनको उस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है और उससे लगता है कि आने वाले दिनों में जो अवैध बांग्लादेशी या कुछ रोहिंग्या भी राजस्थान में है तो उनसे सख्ती से राजस्थान की सरकार निपटेगी। दूसरा, साइबर क्राइम बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ा है, पैरेलल क्राइम पीछे छूट गया ऐसा लगता है, क्योंकि पैरेलल क्राइम जब होता है तो कई पहलू होते हैं। कई मान लीजिए अगर किसी से मारपीट भी हो गई तो वो एक नॉर्मल क्राइम है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की जमा पूंजी उसके खाते से निकलती है और बड़े गाड़ी कमाई होती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में होता है। तो उसके लिए सरदार पटेल के नाम पर 350 करोड़ रुपए का एक रिसर्च सेंटर बनेगा। और ये बड़ी खबर है इस बजट की कि साइबर क्राइम को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सरकार गंभीरता से सोच रही है। और साइबर क्राइम का जो प्रभाव क्षेत्र है वो भी जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं भजनलाल शर्मा, वही मेवात का इलाका है। हालांकि उसमें कमी काफ़ी आई है, वहाँ अच्छा काम किया है जो भरतपुर के आईजी हैं, उन्होंने काम बढ़िया हुआ है, लेकिन अभी भी चुनौती है। तो सरकार भी मानती है बजट में इस अनाउंसमेंट के जरिए कि साइबर क्राइम हमारे लिए बड़ी चुनौती है। जयपुर में नया पुलिस थाना खुलेगा जहां मैं रहता हूं, पत्रकार कॉलोनी के आसपास। ये भी बड़ी खबर है क्योंकि मानसरोवर एक्सटेंशन का जो इलाका है वो एक नया जयपुर में विस्तारित इलाका बन गया है। जी बिल्कुल शिवेंद्र, और ये अहम घोषणा है और बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इस पर लगातार पुलिस काम भी कर रही है और ज़रूरतें भी बताई गई थी और इसलिए शायद इस बजट पे घोषणा भी की गई है। अब विजेंद्र यहाँ पर हमारे साथ, क्योंकि लगातार बात हम कर भी रहे थे, लालजी रायका जी है। लालजी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसलिए? मैं एक बात बताना चाह रहा था कि जैसे बजट में घुमंतु जातियाँ, जो विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियाँ हैं, उनके लिए उन्होंने घोषणा की कि भाई 25,000 पट्टे देंगे। पर पट्टों का हाल ये है कि वो आबादी क्षेत्र में पट्टा देंगे, घर नहीं देंगे, पट्टा केवल आबादी क्षेत्र में देंगे, जबकि 80% जो घुमंतु जातियाँ हैं वो आबादी क्षेत्र में नहीं रहती है, आबादी क्षेत्र के बाहर रहती है। तो जैसे बार बार अपन चर्चा कर रहे हैं कि ये समावेशी बजट है, ये समावेशी बजट नहीं है, क्योंकि घुमंतु जातियों के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। वेंडिंग जो कम्युनिटीज़ है, 1 करोड़ 23 लाख की जो कम्युनिटी है, अपने हाल पे छोड़ दिया। ना उसके एजुकेशन के लिए, ना उसके आवास के लिए, ना उसके रोजगार के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जो मंगला पशु योजना लागू किया, उसमें उन्होंने किया कि वह डबल करेंगे। डबल का मतलब जैसे 10 गाय की जगह 20 गाय कर देंगे। अभी जैसे मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई 1 ऊँट का पहले बीमा था, 2 ऊँट का हो गया, लेकिन उनके पास हर्ड है, जैसे 50 ऊँट है, तो कौन से ऊँट का बीमा कराए? ठीक है, आप ये कह रहे हैं इस बजट पे कुछ भी शामिल नहीं किया गया घुमंतु पशु पालकों के लिए और घुमंतु जातियों के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उम्मीद रख सकते, कई बार अहम घोषणाएं बजट के बाद भी होती है, उसका अनाउंसमेंट होता है, लेकिन विजय यादव जी भी हमारे साथ हैं। मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगी। हम हर सेक्टर पर बात कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन को लेकर क्या इस बार प्रायोरिटी में लिया गया इसे? क्योंकि हर सेक्टर में कुछ ना कुछ नजर आया, बट एजुकेशन में मुझे उतना खास कुछ नजर नहीं आया। तो क्या यहाँ बजट को अच्छे से एजुकेट करना पड़ेगा? नहीं, लेकिन इसलिए मैं कह रही हूँ, जब हम चर्चा कर रहे हैं, हर एक सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो फिर एजुकेशन की क्यों नहीं, शिक्षा पर बात क्यों नहीं की जाए? निर्मल जी, इस पर कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 सबसे संवेदनशील ऐसे सेक्टर हैं जिनको लेकर के इस बजट में काफी कुछ होना चाहिए था। स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखने की कोशिश की, लेकिन शिक्षा के स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। आप इस बात से एग्री करें? बिल्कुल, 2 बड़े मुद्दे हैं देखिए इसमें श्वेता, जिन पर अगर हम बात करना चाहते हैं तो उनको करना चाहिए। पहली बात तो ये कि जितनी शिक्षा, जो निजी शिक्षा की हम बात करते हैं, निजी शिक्षण संस्थानों की, वो इतना महंगा हो गया है वहाँ शिक्षा बहुत ज्यादा। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जयपुर या
जो भी बड़े शहर हैं राजस्थान के, जो वहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो शहर से 20 या 30 किलोमीटर दूर हैं। वहाँ जब भी जो भी बच्चा स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाता है, उसको उसकी एक तो सड़क सुरक्षा उसकी कैसे सुनिश्चित होगी, दूसरा वो इतना महंगा पे करके जाता है पूरे यातायात के सिस्टम को, तो उसको लेकर ये माना जा रहा था कि सरकार कोई ना कोई ऐसा प्रबंध करेगी, इसने घोषणा करेगी, लेकिन उस तरह की घोषणा नहीं है। उसके अलावा भी शिक्षा की जो बेसिक घोषणाएं थी उनसे भी इसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बढ़ता ऐसा अनदेखी की गई है उसको। तो निश्चित तौर पर जितने जो छात्र इसको इस नजर से भी तो देख सकते हैं ना कि भाई जो पहले से स्कूल है उनको लेकर ही बहुत सी समस्याएं हैं जो सरकार जूझ रही है, तो अगर उनके वेलफेयर पर पहले काम किया जाए, क्योंकि घोषणा का मतलब होता है कि चलिए फला गांव के अंदर एक स्कूल खोल दिया, अब वो स्कूल खुलेगा, कब उसमें टीचर आएंगे, कब उसमें बच्चे आएंगे? आपको लगता नहीं है कि भाई अभी हम जिस स्ट्रक्चर में हैं उस स्ट्रक्चर को मजबूत करने पर शायद सरकार का फोकस है और शायद व्यावहारिक रही होगी? लेकिन विजेंद्र, हम बिल्कुल आप नेक्स्ट गेस्ट के पास जरा, अदिति इस पर कुछ कहना चाह रही थी, शायद मैं उनका रुख करती हूँ। ये हम सरकारी का जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो कई अंग्रेजी सरकारी स्कूल भी खुले अशोक गहलोत के समय में, जिसमें कोई 7 बच्चे आए, 4 बच्चे आए, फिर उन्हें क्लब कर दिया गया, फिर वो नहीं पहुंच पाए। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूंगी और ये मैं खुद भुगत भोगी हूँ इसलिए कह रही हूँ। प्राइवेट सेक्टरों की मनमानी जो स्कूल्स हैं उन पे सरकार कब लगाम लगाएगी? मैं इसलिए कह रही हूँ कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको भी कई बार ये बात कही गई, उन्होंने अपने भाषणों में, आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, तमाम बातें हैं, लेकिन दिल्ली, बॉम्बे, राजस्थान, जयपुर, जितने बड़ी जो सिटीज़ होती जा रही हैं वहाँ पे प्राइवेट स्कूल की मनमानी है। कोई बच्चा चौथी क्लास में पढ़ने जाता है तो उसकी फीस इस तरह की है कि 2 माँ बाप 24 घंटे में से 18 घंटे भी अगर काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ उस इकलौते बच्चे की फीस देने के लिए कर रहे हैं। तो वैसा भी कुछ इसमें नज़र नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ एक बात बहुत गंभीरता से हमें समझने की है, जैसे हम IRS, IAS, IFS पढ़ाते हैं, मुझे लगता है एजुकेशन इस देश के लिए इतनी ज़रूरी है कि ITS, इंडियन टीचर्स का भी एजुकेशन जो है वो होना चाहिए। इतने अच्छे टीचर सरकारी और प्राइवेट में हो कि प्राइवेट को लोग करें ही ना, सरकारी में जाएं, इसलिए टीचर्स को एजुकेट करना, उनकी ट्रेनिंग, वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे अभी कोई भी सरकार काम नहीं कर रही। मैं माफी के साथ ही आपको इंटरप्ट कर रहा हूं भाई, बाकायदा कंपटीशन के बाद ही वो टीचर बनते हैं सरकारी स्कूलों में, और सरकारी स्कूलों में वो क्रीम ही है दोनों जो कॉम्पिटिटिव फाइट करके आ रही है। विजयन जी, एक तो सरकारी टीचर उतने अवेलेबल नहीं है और उनकी फीस प्राइवेट से मुकाबले अच्छी भी है, और उतनी आप पढ़ाई देख लीजिए, आप उनको अंग्रेजी में CAT कैट नहीं लिख पाते हैं, ये तो उदाहरण आपको पता ही है ना। तो अगर ट्रेनिंग है तो यानी ये बड़ा सवाल उठता है कि किस तरह की ट्रेनिंग है। आप सरकारी अच्छे स्कूल में 1.5 लाख की तनख्वाह ले रहे हैं और आप अंग्रेजी का एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहे। आज जब हम US जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल लिहाज से बात कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा? आप सवाल ये है कि अगर ट्रेनिंग मिल रही है तो फिर ट्रेनिंग पे बड़ा सवाल है, उनके एजुकेशन पे बड़ा सवाल है, उनके एग्जाम होने और एग्जाम को क्लियर करने पर बड़ा सवाल उठता है। इसलिए एजुकेशन एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मैं एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, पता नहीं कि ये कितना सही या कितना गलत, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि जो IAS और IPS क्रैक कर रहे हैं ना, उसमें प्राइवेट स्कूल से पढ़ने वाले और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने वाले ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, ऑलमोस्ट। आप फिर IAS और RA जिनकी बात कर रहे हैं उसमें आप देखिए पढ़ाई करने का तरीका, घर का एनवायरनमेंट, ये बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम प्राइमरी उसमें आप परसेंटेज देख लीजिए, आप शायद 9% से कम का जिक्र कर रहे होंगे, बाकी के 89% का क्या, जब वो सिर्फ वो तालाब में जाते हैं पढ़ने और पढ़ के यादव जी से पूछ लेता हूँ श्वेता, क्योंकि वो युवा उद्यमी भी हैं और युवाओं पर काफी अच्छी रिसर्च भी करते हैं। सर, अदिति जो पूछ रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए और खुद भी बताइए आप क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैं आपको ये बता देता हूँ, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का स्वागत करता हूँ। उन्होंने युवाओं के लिए बहुत अच्छी सौगात दी है। पिछली सरकारों में हमने देखा है कि युवाओं को डंडे खाने पड़ते थे, आंदोलन करना पड़ता था, सड़कों पे आना पड़ता था, लेकिन इस सरकार के आने के बाद में आज तक एक भी युवा रोड पे नहीं आए, ना किसी युवा को डंडे खाने पड़े हैं। आज युवाओं के हित में यदि कोई बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी बात करते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले बहन जी कह रही थी कि बच्चों की ये स्थिति है, ये पिछली सरकारों की देन है। ये सरकार को अभी 1 साल हुआ है, अभी ये सिस्टम को चेंज कर रही है, इसने बहुत ज़्यादा सिस्टम चेंज किया इस सरकार ने। अभी मैं युवाओं की बात कर रहा था, तो युवाओं को अभी देखो सरकार ने नौकरियों की भी घोषणा की है, उद्यमिता के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा
इन्होंने स्कीमें लॉन्च करी। अभी देखो पिछली सरकारों में लोन लेने के लिए, उद्योग लगाने के लिए विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे युवाओं को, और उनको वहां से डांट फटकार ही मिलती थी। लेकिन इस सरकार के अंदर अधिकारी इनको सम्मान के साथ बैठाता है, उनकी क्वारी पूछता है और उनको सह सम्मान के साथ में उनका उद्यम लगाने के साथ में सहयोग करता है। बीते एक साल में एमएसएमई सेक्टर में कितना लोन सरकार ने दिया है? देखिए, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में अभी मैंने 50 युवा उद्यमियों को उद्योग स्थापित करवाए हैं, और साथ में उद्योग जगत से जुड़े हुए जितने भी हमारे अधिकारी उन्होंने उनका सहयोग किया है। बाकी क्षेत्र का मैं नहीं पता, मैं जहां से बिलोंग करता हूं वहां पे मैंने 50 उद्योग स्थापित करवाए। एमएसएमई सेक्टर से मैंने उनको लोन उपलब्ध कराया। और आज भी अभी मैं देखो बजट में पीडीएफ फाइल अभी मैं देख रहा हूं, विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना उन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने लागू करी है। 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दे रही है। आज तक किसी सरकार ने 2 करोड़ रुपए का युवाओं के लिए लोन ऋण नहीं दिया है, और इसमें भी 8% सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने। और ये टोटल कितना है सर? 2 करोड़ तो एक को देंगे ना, टोटल इसके लिए कितना रखा गया? ये टोटल का अभी आंकड़ा तो अभी हम डीपली देखेंगे। मैं तो अभी इसका बजट का एक पीडीएफ फाइल ही पढ़ रहा हूँ। अभी डिटेल से जो अभी आएंगे तो उस पे बाद हम चर्चा करेंगे इस पे। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये खुद लें 2 करोड़ का लोन, और कब इनको पारित हो जाता है वो भी जरूर बताएं, 6 महीने बाद या अगले बजट से पहले। देखिए बहन जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं जहाँ से आता हूँ वो राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है नीमराना, और अराउंडिंग 80 किलोमीटर में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पे सब बड़े छोटे सब उद्यमी हैं वहाँ पे। मैं रुक करना चाहूंगी, डॉक्टर हुकुमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल से। हुकुमचंद जी, रिएक्शंस हम बजट को लेकर जा रहे हैं, काफी चर्चा भी हो चुकी है, आप क्योंकि अभी हमारे साथ जुड़े हैं। हेल्थ को लेकर आप सेटिस्फाइड हैं कि संतुष्ट हैं कि बजट बढ़िया था? देखिए, नमस्कार पहले तो, और मैं सरकार को ये बधाई देना चाहूँगा कि हेल्थ बजट इन्होंने पहले से बढ़ाया है। एक अच्छी बात है, जो इस हेल्थ की दिशा में एक अच्छा कदम, सराहनीय कदम है। लेकिन एक जस्ट क्वांटिटी बढ़ाना ही एक सफिशिएंट नहीं होता है। हर चीज़ की एक क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, एक 10 से 15 बिल्डिंग कर दिया, 15 से 20 बिल्डिंग कर दिया, बट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक सपोज कीजिए कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक एमडी हूँ, डीएम हूँ, एक सेम एमबीबीएस डॉक्टर है, दोनों का हमको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पोस्टेड कर दिया, लेकिन आपके पास एक क्वालिफाइड डॉक्टर के लिए जो उसको बैकअप चाहिए, लैब का या इमेजिंग फैसिलिटीज़ का, वो बैकअप है या नहीं है? अगर आपके पास वो बैकअप नहीं है तो वहाँ पे स्पेशलिटी को भेजना, सुपर स्पेशलिटी को भेजना, वो सब बराबर है। जब तक आपके पास प्रॉपर बैकअप नहीं आएगा तो मुझे लगता नहीं है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जो अपन सफिशिएंट करना चाहते हैं वो हो पाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तरुण जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, और विजय हम चाहेंगे कि सबसे एक और रिएक्शन, फाइनल कमेंट लें। तरुण जी, हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। एक्सपेंस में ज़्यादा 55 पैसा पेंशन और लोन के क्रेडिट पर जाता है। जो तरीके हैं छोटे लेवल पे, विलेज लेवल पे रेवेन्यू जनरेशन के, फूड प्रोसेसिंग हो, टूरिज़्म की ताकत को समझिए। बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, जैसे RTUP है, PG है, पेइंग गेस्ट हाउस है, रूरल हेरिटेज है। इनका इम्प्लीमेंटेशन और इसमें जो परमिशंस हैं वो जल्दी मिलें, जल्दी से जल्दी एक टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो। दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। अगर हम देखें तो जयपुर के अंदर 2 पॉइंट्स मिस हुए हैं जो इस बजट में अच्छे हैं। एक तो झील कंजर्वेशन, उसमें जल महल भी शायद कवर होता है। दूसरा, एल्बर्ट हॉल पे पैसे दिए गए हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर के ट्रैफिक को सुधारने की बात करी गई है। आपने मुझसे फिगर मांगी थी, पिछले साल 179 प्लस 1.79, करीब 18 करोड़ टूरिस्ट संभवतः राजस्थान आया था। इस बार ये फिगर 24 करोड़ को क्रॉस कर रही है। तो ये फिगर एक साल का नहीं, ये सतत प्रोसेस है। ये गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है। हमारी खुशकिस्मती है कि पुरानी गवर्नमेंट्स भी सपोर्टिव थी, तो ये टूरिज़्म बढ़ रहा है राजस्थान में। एक चीज़ और मैं आपको बस मेंशन करना चाहूँगा, हमने सिक्योरिटी में पुलिस हायरिंग की बात करी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स के अंदर भी हायरिंग हो, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिनेश भी हमारे साथ लगातार है, एक रिएक्शन जरूर है। दिनेश, गौपालन बहुत अहम है, अहम भूमिका, और बजट में भी उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम किसानों की बात करते हैं, पशुपालक की बात करते हैं। देखिए, बिल्कुल श्वेता, लगातार जिस तरह से मांग हो रही थी, गौपालन के क्षेत्र में गौशालाओं को अनुदान की राशि बढ़ाने की मांग हो रही थी। हालांकि इसे पिछले बजट में भी बढ़ाया गया था और इस बजट में भी 15% बढ़ोतरी की गई है। अब
प्रति पशु 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है, 50 रुपये हो गया है। इसी तरह छोटे जो पशु हैं उनको पहले 20 रुपये था, उसमें भी 15% की बढ़ोतरी हुई है। तो एक गौशालाओं के लिए एक सहायता राशि में बढ़ोतरी कही जा सकती है। हालांकि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है, उसमें भी जो क्राइटेरिया रखा था पहले 1 लाख लोगों को फ़ायदा देने का, उसे दोगुना करने की बात कही गई है। इस तरह से गौशालाओं की दृष्टि से इस बजट में काफ़ी कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यूथ की दृष्टि से अगर इस बजट में बात करें तो यूथ को बहुत कुछ दिया गया है। इस बार जिस तरह से एक विवेकानंद की 2 लाइनें, स्वामी विवेकानंद की 2 लाइनें से शुरुआत दिया कुमारी ने की कि युवा क्या है, युवा की डेफिनेशन क्या है, कि युवा के जिस तरह से और उसके साथ में बजट भर्तियों की घोषणा की गई है। सरकारी क्षेत्र में 1.25 लाख भर्तियां की घोषणा की गई है, प्राइवेट सेक्टर में 1.5 लाख भर्तियों की घोषणा की गई है। दोनों को मिलाकर 2.25 लाख युवाओं को आगामी 1 वर्ष में रोजगार दिया जाएगा। लेकिन इन सभी भर्तियों को धरातल उतारना, किस तरह से किस किस सेक्टर में, किस विभाग में ये भर्तियाँ होंगी, इनका खुलासा होना चाहिए सभी। बिल्कुल दिनेश, क्योंकि बड़ा चैलेंज रहेगा। अनाउंसमेंट तो हो गया है, लेकिन नौकरियां मिल भी जाए युवा को, ये सरकार के लिए। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रही है, जिस तरह से अनाउंसमेंट किया गया नौकरियों को लेकर। जिस तरीके से घोषणाएं की गई हैं, हर किसी के जहन में ये भी सवाल होगा कि भाई एग्जीक्यूशन कितने वक्त में होगा। वो एक इम्प्लीमेंटेशन का एक बड़ा इशू है। और इसलिए हमारे साथ 2 रिटायर्ड चीफ टाउन प्लानर हैं, विजय वर्गीय जी। क्योंकि जिस तरीके की घोषणाएं की गई हैं, मैं बेसिक पूछना चाह रहा हूं कि भाई वो कितने साल में पूरी हो जाएंगी, और जितने साल में वो पूरी होंगी क्या ये समस्या उतनी ही बड़ी उस वक्त फिर हो जाएगी? देखिए, जो बजट होता है वो वार्षिक बजट है, तो एक तरह से ये सरकार की वार्षिक योजना ही होती है। तो वार्षिक योजना में बजट एलोकेशन किसी प्रोजेक्ट में एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, तो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म है। जैसे दीनदयाल शहरी जो आधारभूत योजना दी है वो 7 वर्षों के लिए है। तो 7 वर्षों में 32 शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर लगभग 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसी तरह से कुछ ऐसी जो शॉर्ट टर्म होती है वो केवल बजट ईयर में ही फिनिश होती है। तो ऐसी योजनाएं बहुत कम होती है जो कि केवल एक बजट ईयर में समाप्त हो, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है। दूसरा जो इशू जो एज टाउन प्लानर और एक अर्बन डेवलपमेंट एक्सपर्ट के तौर पे मैं अगर देखता हूँ इस बजट को, तो एक अर्बनाइजेशन पर, जो शहरी विकास पर जो फोकस है इस सरकार का, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने एक मोंटेक सिंह जी आहलूवालिया है जो योजना आयोग के वो थे डिप्टी चेयरमैन, उनका एक कमेंट पढ़ा होगा आपने कि अगर भारत को 8% से ज़्यादा की आर्थिक वृद्धि दर रखनी है तो शहरीकरण पर जोर देना होगा। क्योंकि जो विकसित राष्ट्र है पूरी दुनिया में, चाहे वो चीन को ले, अमेरिका, वो जहाँ पे भी शहरीकरण की दर ज़्यादा है वहाँ पे विकास तेज़ी से हुआ है। संचेती जी, क्योंकि आप अब रिटायर हो चुके हैं, इसलिए मैं हकीकत ब्यूरोक्रेसी के अंदर की भी जानना चाहूँगा कि भाई 1 साल की जो योजनाएं होती हैं वो 1 साल में एग्जीक्यूट क्यों नहीं होती हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो भी बजट में प्रावधान रखा जाता है वो बजट में तो रखा जाता है, परंतु एग्जीक्यूशन में जो है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। वो एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जो है वो योजनाएं डिटेल बनाना, उसके प्लान बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसके लिए फिर बजट का प्रावधान रखा, फिर उसको अप्रूवल करना, तो एक ऐसा सेट सिस्टम है गवर्नमेंट में कि उसमें इतना टाइम लग जाता है कि वो 1 साल में तो खाली सोच के ही रह जाता है। जयपुर के लिए 250 करोड़ ट्रैफिक जाम कितने साल? जयपुर का मैं बताऊं कि जयपुर तो क्या कैपिटल सिटी है, और कैपिटल सिटी के लिए सरकार का तो विशेष ध्यान रहता ही है। और जैसे मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आपका मेट्रो सिस्टम है, ये सारे हैं। परंतु जो सबसे बड़ी जयपुर की जो प्रॉब्लम है वो है सैटेलाइट टाउन। मास्टर प्लान 2025 में 17 टाउन्स ऐसे हैं जिनको कि सैटेलाइट टाउन्स बनाया गया था, और जिससे कि आपकी जो शहरीकरण है, जो कि सब काम सब लोग। जयपुर ये जानना चाह रहे हैं कि भाई ट्रैफिक के बीच में ट्रैफिक जाम फ्री करने के लिए 250 करोड़ तो दिए, लेकिन कितने साल में होंगे? 250 करोड़ तो देखो ऐसा है कि प्रावधान तो रख दिया 250 करोड़ का। 250 करोड़ को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास मशीनरी चाहिए। 5 साल में हो जाएगा? 5 साल में बिल्कुल एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि पहला वाला जो फर्स्ट फेज है मेट्रो का वो 4 साल में पूरा होके और जो है ट्रेन चल गई थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मंशा है तो बिल्कुल आप विल पावर में तो 1 साल में भी हो जाएगा। श्वेता, बिल्कुल। और क्योंकि एक रिएक्शन हम ले विजेंद्र, क्योंकि खत्म भी कर रहा है हमें प्रोग्राम, क्योंकि बजट ऐसी चीज़ है जिसमें जितनी चर्चा की जाए वक्त कभी भी आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। सुनील कुमार जी, फाइनल कमेंट चाहेंगे सर? बजट
फाइनल कमेंट इस बजट। फाइनल कमेंट्स ओवरऑल दिस ये जो बजट है एक प्रोग्रेसिव बजट है और जो भी उन्होंने कमिटमेंट की हुई हैं उनको पूरा करते हुए वो आगे बढ़ेंगे। देखो, सरकार ने सबसे ज़्यादा युवाओं पे ध्यान दिया है और युवाओं के लिए बहुत अच्छा बजट है और इससे अच्छा बजट युवाओं के लिए हो नहीं सकता। इसके लिए मैं माननीय भजनलाल जी को धन्यवाद देता हूँ। अगर आपने बहुत अच्छा बजट युवाओं के लिए लेके आए आप। चलिए, तारीफ आप कर रहे हैं, बेहतर बजट। श्वेता, सर्वस्पर्शी समावेशी बजट, मगर जो प्रस्तावित बातें हैं वो धरातल पर उनको उतारना एक चुनौती की तरह है। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि लाल फीताशाही पर अंकुश लगे और साथ ही प्रॉपर एग्जीक्यूशन उसका हो जो घोषणाएं की गई हैं, क्योंकि आमतौर पर अभी भी कुछ ऐसी घोषणाएं जो पिछली बार बजट में थी लेकिन इस बार उनकी छाया दिखी है कि वो भी पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसे में कोई भी घोषणा हो उसकी समय सीमा होनी चाहिए। जैसे इस बार रिफाइनरी को लेकर एक समय सीमा दी गई बजट में, तो सबको ये सुनकर भी काफ़ी ठीक लगा कि बड़ा मसला था पुराना, कई राजनीतिक दावपेच इस रिफाइनरी को लेकर हुए। ERCP PKC जैसी योजनाओं को लेकर भी अब अंतिम समय सीमा का वक्त आ गया है कि उस पर भी, क्योंकि मामला 15 ज़िलों का है और वहाँ पर पानी और सिंचाई पेयजल का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। अब क्योंकि गर्मी आएगी तो और भीषण हालात पैदा होंगे। तो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, मेरी हमेशा ये रही है मांग कि जब डबल इंजन की जहाँ सरकार होती है तो राजस्थान को क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए राजस्थान की भौगोलिक हालात के कारण। बिल्कुल योगेश जी, बेहद अहम बात आपने कही है और डबल इंजन की सरकार सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वो नज़र भी आना चाहिए इस तरह के कुछ फैसले हो। डॉक्टर विजय। बजट अच्छा है, समावेशी है। हेल्थ केयर में जो प्लान अधिकतर बताए गए हैं वो लॉन्ग टर्म है, तो शॉर्ट टर्म में मैं चाहूँगा साथ में घोषणा ये प्रिवेंटिव केयर में जैसे कि मलेरिया रेडिकेशन हो, सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV वैक्सीन का प्रावधान हो या TB रेडिकेशन की बात हो, और जो नए हॉस्पिटल आ रहे हैं उनको सरकार की तरफ से हेल्प मिले, टैक्स बेनिफिट मिले और उनको डिफरेंशियल प्राइसिंग पे बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की मदद की जाए। ठीक है श्वेता, इधर से मैं कमेंट ले लेता हूं। आशीष जी, क्योंकि सिर्फ कर्मचारी नहीं है भाई, एक प्रदेश के नागरिक भी हैं, तो बतौर प्रदेश के नागरिक इस बजट में फाइनल कमेंट आप। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर लास्ट में अपनी बात को पूरा करना चाहूँगा। देखिए, लास्ट में मैंने कहा कि कुछ मांगे थी जो सरकार के द्वारा पूरी नहीं करी गई है, लेकिन जो नहीं करी गई उनकी बात करी है। लेकिन मैं इस दो बातों से सेंटर के जो बजट है इसको जोड़ना चाहूँगा कि एक तो 8वां वेतन आयोग और एक 12 लाख तक की रिबेट, क्योंकि उन दोनों का असर सीधे सीधे राज्य के कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। तो सर निश्चित रूप से ये जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और ये सरकारी कर्मचारियों के हित की सरकार है और समय समय पर पूरे बहुत सारे प्रावधान इनके लिए किए गए। विक्रांत जी, फाइनल कमेंट। ये एक संवेदनशील बजट है और ग्रीन राजस्थान का जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, हमारी दूर की पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रहेगा। और कितना संवेदनशील है मैं आपको बताऊंगा कि रोड सेफ्टी के लिए हमने ऑक्यूपेशनल हेल्थ चेकअप की एक अवधारणा रखी थी और बजट में प्रावधान किया गया है कि जो कमर्शियल ड्राइवर्स होंगे उनका आई चेकअप भी होगा और उनको चश्मे भी निःशुल्क दिए जाएंगे। उम्मीद है हाईवे सिक्योरिटी फोर्स भी बहुत जल्दी बनेगी और हम एक सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे। ललित जी, फाइनल कमेंट। हम माइंस एंड मिनरल्स में कितना रेवेन्यू इस बजट के बाद अपना इंक्रीज कर लेंगे? जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी भी हमने 23% ग्रोथ करी है पिछले साल के मुकाबले। अभी बात यह है कि सब लोग यही बोल रहे हैं कि जो भी घोषणाएं हो रही हैं उनको धरातल पे कैसे उतारा जाए, उसके लिए क्या क्या इस तरह के रिसोर्सेज हैं जो कि एज ए कैटलिस्ट और एज ए एक्सेलरेटर काम कर सकते हैं। माइनिंग इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मैं उसका चेयरमैन हूँ, हम लोग कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हैं वो देखना है। इमेज, माइनिंग का इमेज हमेशा नेगेटिव रहा है, इमेज को मेकओवर में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कुछ एक जो पॉइंट्स, क्रूशियल पॉइंट्स, वक्त की कमी है। एक लास्ट कमेंट मैं देता हूँ। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम लोग बात करते हैं, इसमें एक बहुत अच्छा इन्होंने घोषणा किया कि भाई जो माइनिंग लीजेस को लेने के बाद में जो क्लियरेंसेस के लिए जो लाइन लगती है, 1-2 साल लगते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 50 मिनरल ब्लॉक स्मॉल स्केल माइनिंग्स के लिए जो है वो प्री एम्बेडेड में करके जाए। श्वेता। बिल्कुल निर्मल जी, ये अच्छी बात है कि इतनी अनाउंसमेंट हुई, इतनी घोषणाएं हुई योजना को लेकर, अगर डेडलाइन रखी जाए तो वक्त रहते और ये काम भी रफ्तार पकड़ सकते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए श्वेता, क्या होता है बजट को लेकर अपने अपने स्वाद हैं सबके, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है। लेकिन ये बजट आ चुका है, बजट को लेकर हम पक्ष प्रतिपक्ष में काफ़ी बात कर चुके हैं उसको लेकर, लेकिन अभी
एक व्यक्ति बाकी है जिसके पास बहुत कुछ विशेषाधिकार हैं, वो है मुख्यमंत्री। जब कट मोशंस होंगे या मुख्यमंत्री जवाब देंगे बजट पर, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी घोषणाएं आएंगी जो इस बजट में अभी तक देखने को नहीं मिली है। उनमें लोक लुभावन घोषणा भी होंगी, जनहित की जुड़ी घोषणा भी होंगी। लेकिन अगर दूसरे पहलू को देखें, देखिए मैं ओवरऑल, चूंकि वित्त मंत्री जो है दिया कुमारी, वो उप मुख्यमंत्री जो है वो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, और किसी भी राज्य का अगर आपको विकास देखना हो तो वहां की सड़कों को देख लीजिए। 9 एक्सप्रेसवे की घोषणा, 15 नए रिंग रोड की घोषणा, 250 करोड़ रुपए जयपुर के अंदर ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए, और तमाम जो आरओबीज और आरयूबी की बात की है, निश्चित तौर पर अगर इन सब को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया जाए तो इसका फायदा स्टेट को मिलेगा। और देखिए पिछला बजट 10 जुलाई 2024 को आया था, अभी 7 महीने हुए हैं, उसको भी इंप्लीमेंट होने के लिए 1 साल का वक्त तो आपको मिलता है, 1 महीना, उसको 1 साल अभी नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो घोषणाएं हैं खासकर सड़क विकास की, निश्चित तौर पर राजस्थान के हित में, राजस्थान वासियों के हित में, और जहां सड़कें अच्छी हैं वहां पर्यटन अच्छा है, वहां उद्योग अच्छा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं लेट्स द फिंगर क्रॉस कि सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल, घोषणा हो चुकी है, पेशेंस रखना होगा, थोड़ा वक्त तो देना ही होगा। देखिए ओवरऑल बजट आ चुका है और मुख्यमंत्री जो है वो अब यही चाहेंगे कि जितने भी विधायक हैं, क्योंकि सदन के नेता हैं, जितने भी विधायक हैं वो विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर उस बजट की खूबियां बताएं, क्योंकि आज का ये दौर ऐसा है, इस दौर में आपको अपनी खूबियां बतानी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के अलावा जनता के बीच में एक्टिव रहो। तो आगामी दिनों में तय मानकर चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, विधायक, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, बजट की खूबियां बताएंगे, बजट में किस तबके को क्या मिला है ये बताया जाएगा। लेकिन इन सबके बताने के बाद वोटों में वो भविष्य में कितना तब्दील होगा ये देखने वाली बात। ठीक है, दिनेश जी फाइनल कमेंट। जी देखिए, घोषणाएं अच्छी की गई है, सरकार ने एक दूरदर्शी बजट पेश करने की कोशिश की है। अगर धरातल पर उतरता है तो यकीनन राजस्थान प्रगति के जो पहिया है वो तेज़ी से आगे यहाँ पर बढ़ सकता है, और काफ़ी वृहद और लंबी घोषणाएं यहाँ पर की गई है, और इम्प्लीमेंट अगर होता है तो यकीनन आम जनता को फायदा होगा और राजस्थान भी उन्नति करे। नरेश जी, आपको भी लगता है कि भाई एग्जीक्यूशन पर सबका फोकस रहेगा? देखिए, सभी की मांग यही है कि जो घोषणाएं हैं वो पूरी का वो, मेरा ऐसा मानना है। आज मुख्यमंत्री ने बात कही थी कि राइजिंग राजस्थान के जो एमओयू है उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो हर 11 तारीख को मीटिंग लेते हैं। तो मेरी एक तरह से राय भी मान लीजिए, या अपनी जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को 1 तारीख इसके लिए भी तय कर लेनी चाहिए कि बजट के लिए हर महीने की ये तारीख फिक्स रहेगी और हम उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, तब तो बजट घोषणाएं हैं वो धरातल पर आएंगी। एक और बात, कुछ बातें समीक्षा में रखी गई है, चाहे स्कूलों का मुद्दा या चाहे किसी का, तो ये भी है कि समयबद्ध तरीके से उस पर भी जो पटाक्षेप हो जाना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन किसी तरह का ना रहे। विकास जी। विजेंद्र, देखिए सबसे महत्वपूर्ण इस बजट में घोषणा की गई है फ्री बिजली की, 100 से 150 यूनिट। कन्फ्यूजन बरकरार है उसको कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगी। पीएम सूर्योदय योजना से अगर इसको कनेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर शेष सब्सिडी जो रहेगी उसका किस तरह से क्रियान्वयन होगा। हालांकि अभी ऊर्जा विभाग किस तरह पूरा एक्सरसाइज की जाना है, एक विस्तृत योजना बनेगी, लेकिन लोगों के मन में एक असमंजस की स्थिति है कि अगर ये गैप जो है कैसे पूरा किया जाएगा। अगर वो जल्द से जल्द पूरा होता है तो जनता को अगर वो 150 यूनिट सीधी मिलती है तो उसके लिए बड़ी खुशी होगी, और अगर उसमें थोड़ी देरी होती है तो एक कन्फ्यूजन बरकरार रहेगा, तो उसको जल्द से जल्द क्लियर करना चाहिए। ठीक है, श्वेता। बिल्कुल, विनोद जी देखिए, किसान सबसे बड़ा वर्ग है राजस्थान का। अगर किसान के खेत में पानी पहुंचता है तभी वो इस बजट को फलीभूत मानेगा, क्योंकि जल प्रबंधन पर सरकार काम तो कर रही है, लेकिन उसके खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुंचने के बाद ही किसान को लगेगा कि बजट में बहुत कुछ किया गया है। किसान भी हमारे साथ मौजूद है। हाँ, सही है मैडम। भारत को अगर हम देखते हैं तो भारत गांव का देश है, और गांव के अंदर जो है किसान और पशुपालक 2 ही जाति रहती है, और इसके अलावा वहाँ कोई नहीं रहता है। पशुपालकों की बहुत व्यथा खराब है। हम गाय और गौ पालन की बात करें ना, तो गौशाला में गोदान देने से या दान देने से गाय का विकास नहीं होगा। गाय हमारी आस्था का केंद्र है। आप पशुपालक को अनुदान दीजिए, मैं गारंटी से कहता हूँ एक भी गाय रोड पर नहीं आएगी। आप देवासी की गाय देख लो, उसके पास हजारों गाय हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लो एक भी, और आप गौशाला की गाय बॉडी लैंग्वेज देख लो। अगर आपको अनुदान और गोपालक और गाय के बेटे का अगर नाता देखना है तो आप देवासी भाई को देखिए, उस गाय की बॉडी लैंग्वेज देखिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं भजन लाल जी, मुख्यमंत्री साहब को, कि अगर आपको अनुदान ही देना है तो हमारे गोपालक को दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप उम्मीद रखिए क्योंकि अभी भी कुछ ऐलान बड़े हो सकते हैं। भजन लाल जी गाँव से आए हैं, सरपंच रहते हुए आए हैं, तो ग्रामीण और किसानों का अब कटमोशन में कितना लाभ दे सकते हैं वो तो उनके हाथ में है। मैं अब तक की चर्चा में ये शहरों का और उद्योगों का और पर्यटक का बजट रहा है, तो किसानों को जो भी बजट दिया है उसको ज़मीन पे उतारने के लिए और उसके खेत में पानी पहुंचाने के लिए और उसकी फसल की
खरीद को सुनिश्चित करने का जो भी काम ये सरकार कर सके, मैं इनसे उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल उम्मीद रखिए आप, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश का कोई बहुत खास नहीं, किसान का ही बेटा है और इसलिए आप उम्मीद रख सकते हैं काम जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी। हाँ, मेरा ये कहना है कि जो हमारे प्रदेश से जो पशुपालक पलायन कर जाते हैं, जैसे एमपी में पलायन कर जाते हैं, भेड़ पालक, गाय पालक गुजरात में कर जाते हैं, सरकार उनकी तरफ ध्यान दे। वो दर दर भटक रहे हैं, जंगल बंद हो गए हैं, इसलिए सरकार यदि एमपी गवर्नमेंट से बात नहीं करेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे और भेड़ पालकों को उनकी ऊन का समर्थन मूल्य मिले। अभी उनको 0 प्राइस मिलती है, वो ऊन फेंक दी जाती है। ठीक है, अदिति फाइनल कमेंट। देखिए, इस पूरे बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की झलक है और जो सारा वर्ग है, जैसे हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी, स्मार्ट स्टेट, युवा, महिला, ग्रामीण, इन सभी क्षेत्रों को लगता है कि अब नरेंद्र मोदी वाली डबल इंजन की सरकार है तो हमारा काम तो होगा, ये उम्मीद भी ज़्यादा करते हैं। और जहाँ तक बात है इम्प्लीमेंटेशन की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकारों से डिलीवरी लेनी आती है, टाइमलाइन के साथ डिलीवरी लेनी आती है और वैसे भी निर्मल जी ने कहा है पिक्चर अभी बाकी है। ज्योति फाइनल कमेंट। बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि नई घोषणाओं से ज़्यादा इस बात पर मेरा फोकस है कि पुरानी जो घोषणाएं हैं उनके वित्त पोषण का भी जिक्र किया गया है। विपक्ष तो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हवाई आंकड़े साबित ना हो और उम्मीद हमारी भी यही है कि आंकड़े धरातल पर नजर आए और युवाओं के लिए साथ ही महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की गई है वो धरातल पर हो और सभी को लाभ मिले। पूनम फाइनल कमेंट। अभी सभी एक्सपर्ट्स ने तमाम बातों का जिक्र किया है कि ये घोषणाएं कर दी गई, लेकिन एक चीज़ जो है, एक शब्द जो है वो हर किसी के बातों में निकल के आ रहा है कि अगर ऐसा होता, मगर ऐसा होता। और अगर ऐसा है तो फिर वो टास्क राज्य सरकार के लिए घोषणाओं को लेकर, क्योंकि विपक्ष को अगर को लेकर कई तरह के सवाल मिल जाएंगे। बिल्कुल। और तृप्ति, बहुत सी जो बातें हैं नई आई हैं, बजट की हम बात कर ही ले, लेकिन एक चीज़ जो सबसे अच्छी है वो ये है कि जब भी कोई योजना शुरू हुई है, पहले से आ रही है, वो उसका या तो नाम बदल दिया जाता है या उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। तो अच्छी बात यह है कि वो उसके आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, गर्भवती महिलाओं, बच्चे, मंदिर, कोई भी हो। अच्छी बात यह है कि जब तक वो उस लास्ट आदमी तक नहीं पहुंच जाएगी ना, जिसकी वो बात करते हैं कि उस आखिरी इंसान को लाभ ना मिल जाए, तब तक ये योजनाएं चलती रहेंगी और मुझे लगता है बजट भी इसी तरीके से और आगे बढ़ता जाए। ठीक है, पवन जी फाइनल कमेंट। सर, वैसे तो बजट में बहुत सारी कर में रियायत दी गई है, बट एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि सरकार ने जो 50 लाख तक की संपत्ति यदि आप अपने वाइफ के साथ खरीदते हैं तो आधा % स्टैम्प ड्यूटी में छूट दी है, जो कि आम जन को प्रभावित करेगी। इसके अलावा मेरा फाइनल सबमिशन ये रहेगा कि जो सरकार ने जितनी भी नीतियाँ बनाई है और कर की रियायत का जी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर ले तो जो हमारा $350 बिलियन इकोनॉमी का टारगेट है वो अच्छे से अचीव हो सकता है 2030 तक। अच्छा, पवन जी ने एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है, वो डॉलर ही है। थैंक यू। $350 बिलियन इकोनॉमी बाय 2020-30 राजस्थान सरकार का लक्ष्य है। ठीक है श्वेता, क्योंकि जिस तरीके से हमने डिस्कशन किया उसमें 2 चीजें कंफर्म है। बजट को लेकर सब खुश हैं, एग्जीक्यूशन को लेकर सबके सवाल हैं और एग्जीक्यूशन के सवाल का जवाब तब तक नहीं मिलता जब तक कि उसको जमीन पर एग्जीक्यूट नहीं कर देते। बिल्कुल। विजेंद्र, एक और लखपति दीदी, हम इनको भूल नहीं सकते, उसको लेकर भी अनाउंसमेंट हुए। देखिए बहन जी, मैं अभी बात कर रहा, अभी किसी ने लखपति दीदी पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। और मैं इस बजट में माननीय भजनलाल जी की सरकार ने, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने ये लखपति दीदी, पहले उन्होंने 1 लाख लखपति दीदी हमारे राज्य में उन्होंने तैयार करी हैं जो अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन इस बजट में उन्होंने घोषणा की कि 20 लाख लखपति दीदी हमारे राजस्थान में होंगी जो स्वयं का रोजगार करेंगी और बाकी महिलाओं को भी रोजगार देंगी। अब हमारी महिलाएं, माता बहनें अब घर में नहीं रहेंगी, वो अब रोजगार करेंगी और दूसरों को भी रोजगार देंगी। बिल्कुल। और ये राजस्थान में हो भी रहा है, उदयपुर में बड़े कार्यक्रम भी किए गए और महिलाओं को भी जोड़ा जा रहा है इस लिहाज से। निर्मल जी, एक क्योंकि अब वक्त भी खत्म हो रहा है, बिल्कुल और चर्चा तो मैंने जैसा कि कहा बजट पे जितनी बात की जाए वो कम है, लेकिन निर्मल जी, क्योंकि अलग अलग विभाग है, कई चीजें हमने सवाल आपसे किए, 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, बजट के जो अनाउंसमेंट्स हैं उसके हिसाब से तो 10 में से 8 नंबर मैं दूंगा, लेकिन जो पिछले पास्ट एक्सपीरियंस हैं एग्जीक्यूशन को लेकर के, वित्तीय प्रबंधन को लेकर के, उसको मुझे लगता है कि 10 में से 6, क्योंकि सरकार अभी भी कुछ जो जिनमें सीधे वित्तीय प्रावधान करने हैं उन घोषणाओं से बची है। लेकिन एक विजनरी बजट जरूर है कि अगर फ्यूचर में इन सबको एग्जीक्यूट किया जाता है तो एक बेहतर राजस्थान की परिकल्पना को साकार भी किया जा सकता है। तरुण जी, मैं जरूर आपसे भी चाहूंगी कि आप 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे, क्योंकि चर्चा के दौरान इससे पहले भी बहुत बातें थी जो इसमें शामिल नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि इस बजट को कितने नंबर देने चाहिए? मैं सिर्फ टूरिज्म का पर्चा चेक कर रहा हूँ तो उसमें 8। लेकिन पवन जी, एक और चीज, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि भाई सरकार पर कर्जा बहुत है, कर्जा बहुत है। अब जरा इस कैलकुलेशन को समझाइए कि भाई कर्जा वाकई में बहुत है या अमूमन सरकारों पर इतना कर्जा होता है और इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। सर देखिए, मोस्टली तो रहता है, बट ओवरऑल कलेक्शन अपन देखें तो जो सरकार जो एक्सपेंडिचर कर रही है
वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से सरकार को लोन लेना पड़ता है, वो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे दूसरी सरकार हो, चाहे वो दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज हो। बट यदि सरकार रेवेन्यू बढ़ाएगी, जो कि राइजिंग राजस्थान के होने से काफ़ी है, तो ये सब बातें मेरे हिसाब से आने वाले 4-5 सालों में ये डेफिसिट को काफ़ी हद तक कवर अप किया जा सकता है। 20-25 पैसे कर्जे के ब्याज में देना ठीक है, रीजनेबल है सर। आई थिंक मेरे हिसाब से सभी राज्य सरकारें इसी पे चल रही है अपने पैसे। बिल्कुल अदिति, क्योंकि हम देखिए अलग अलग बिंदुओं पर और सेक्टर वाइज तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में सेंट्रल बजट के बाद राज्य का जो बजट आया है उसमें केंद्र का इम्पैक्ट है, उस लिहाज से, उस नज़रिए से या उस कैमरे से देखा जाए इस बजट को? बिल्कुल है। पूरी छाप नरेंद्र मोदी की, हम लखपति दीदी का जिक्र कर रहे हैं, वो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है नरेंद्र मोदी की, वो चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए जैसे नरेंद्र मोदी ऑल्टरनेट वोट बैंक खड़ा करते हैं लाभार्थियों के नाम से, महिला वोटर के नाम से, ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी खड़ी की है। आप देखिए हम मंदिर जाते हैं, हम दशकों से मतलब हमारे पूर्वज मंदिर जाते आ रहे हैं, लेकिन राम मंदिर से, अयोध्या से लेके वाराणसी से कैसे इकोनॉमी खड़ी हुई है। और फिर राजस्थान का जिक्र देखिए, वही हमने पूरा लिया है कि कैसे जो इतने बड़े जिनका पुराना इतिहास है, उन मंदिरों को कैसे टूरिज्म को डेवलप किया जाए, मंदिर आए वो इकोनॉमी। तो इस पूरे के पूरे बजट में आप मान लीजिए प्रधानमंत्री की उंगली पकड़ के राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। और ठीक है, सुनील जी हमारे साथ। बजट देखेंगे तो 6.5-7 नंबर है, इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर 9 नंबर आ जाए। ठीक है सुनील जी, क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्री को लेकर फोकस रहता है, हर सरकार का रहता है, लेकिन मैं 2 योजनाओं का जिक्र कर रहा हूं, एक क्लस्टर सिस्टम और दूसरा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो उस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो उसको इंडस्ट्री के साथ कैसे आप कनेक्ट करें, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर और लघु उद्योग जो है उसके साथ बहुत इंटरकनेक्ट है। 1 district 1 product is also a booster for the economy. Reason being, everywhere you go, they have defined a product. Okay, this product is going to be promoted from the district, and that is a collaborative effort. So it is good, and even otherwise for the other, I told you that cluster format, cluster जो क्रिएट किए जा रहे हैं और उसके जरिए जो प्रमोशन हो रहा है, it's all positive. Whenever you are doing any small sport to the industry, it's going to come up, because overall in India, because of the central government, industrial mindset, positivity, it's all there. Just you need a little push and you are going ahead. हाँ, नाम ही बताइए सर। अमूमन ये कहते हैं कि भाई राजस्थान में इंडस्ट्री लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्या सच में ऐसा है? इंडस्ट्री लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्या सच में ऐसा है? सरकार बदलने के साथ भी ऐसा है? नहीं, आज की डेट में नहीं है। बजट को कितने नंबर देंगे? पॉजिटिव है। श्वेता। बिल्कुल विकास, दोनों सेक्टर अहम है, हम चाहे बिजली की बात कर ले या फिर हेल्थ की बात कर ले। सोलर पे बहुत फोकस रहा है कि आप मानते हैं कि राइजिंग राजस्थान समिट के बाद ये वजह है, और क्योंकि औद्योगिक इकाइयों की भी बात कही जा रही थी, उसे भी शामिल इसमें किया गया? श्वेता जी देखिए, अगर सोलर की बात करते हैं तो राजस्थान न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में एक अलग स्थान रखता है, और यही वजह है कि अब पूरा फोकस सोलर पर आ गया है। आज का जो बजट था उसको ग्रीन थीम दी गई। आप देखिए किस तरह से मैसेज दिया गया कि 1 साल में 10 गीगावाट जो जनरेशन वो बढ़ाया जाएगा, उसके अलावा संयंत्र भी लगाए जाएंगे। दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर है, लेकिन उसके बावजूद एक विजन दिया गया है। और साथ में जो 150 यूनिट बिजली की बात कही गई है, उसमें भी सोलर को कनेक्ट किया गया है। यानी कि कुल मिला के बात कहें कि एनर्जी में फोकस ये किया गया कि किसी भी तरह से हम ग्रीन एनर्जी पे जाएं, जिससे कि एक तरफ जहां सरकार की जो लाइबिलिटी बनी हुई है, बिजली कंपनियां जो हर साल 28 से 30 हज़ार करोड़ का जो सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, उसको कम किया जाए कैसे भी, और साथ में रिवर्स सब्सिडी के रूप में पैसा बचाया जाए। ये एक फोकस। बजट को नंबर कितने देंगे? अगर बात करें एनर्जी सेक्टर के हिसाब से तो तकरीबन 8.5 से 9 नंबर दी। और हेल्थ के लिए? हेल्थ में कुछ ज़रूरतें और थी, फोकस थोड़ा कम किया गया, लेकिन फिर भी जो दिया गया काफ़ी है, तकरीबन 8 नंबर से दिया है। ठीक है विजेंद्र, हम सेक्टर वाइज तो बात करें। नरेश जी, आपको क्या मिला? आपसे मेरा मतलब पत्रकार से है। देखिए पत्रकारों का नाम भी लिया है आज बजट में, और अमूमन ये होता है जब मैं इतने बजट सुने हैं कि जब बजट खत्म होता है तब पत्रकारों का नाम लिया जाता है। आज बीच में नाम आया तो एक बार तो एक साथी ने कहा था कि बजट खत्म हो गया है क्या, तो बाद में पता नहीं, अभी तो बजट बहुत सारा है। उसमें जो कह सकते हैं, एक तो जो पत्रकारों की जो कोष है उसमें जैसे पहले किसी पत्रकार बीमार हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलती थी, उसको 3 लाख रुपए कर दिया गया है। पिछली बार भी पत्रकारों के लिए घोषणा हुई थी, अब देखते हैं कब तक वो पूरी हो जाती है। लेकिन
पत्रकार तो अपना काम कर रहे हैं, जो उनका यही पत्रकारों का दर्द भी है विजेंद्र की। पत्रकार सब कुछ दिखाता है, सब कुछ बताता है, सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करता है, लेकिन पत्रकार की सुध कोई नहीं लेता है। आप कह रहे हैं कि पत्रकारों का दर्द वो खुद छुपाता है, उसको नहीं बता पाता है। कोई बात नहीं, योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, नंबर आप कितने देंगे, क्योंकि आपके नंबर बहुत मायने रखते हैं। दूसरा कि क्या वाकई में अभी मास्टर स्ट्रोक बाकी है, जिसको हम कह रहे हैं ना कि भजन लाल का ब्रह्मास्त्र, क्या वो ब्रह्मास्त्र आना भी बाकी है? क्योंकि अनुदानित मांगों के बाद भी कुछ घोषणाएं होती हैं और समटाइम वो मास्टर स्ट्रोक भी होती है। देखिए, अनुदानित मांगों पर या बजट पर चर्चा के बाद जब ऐलान होगा तो 10 में से पूरे 9 नंबर हो जाएंगे। क्योंकि ये दिया कुमारी ने प्रस्तुत किया था बजट, और रिप्लाई खुद भजन लाल शर्मा का होगा, तो अनेकों घोषणाएं उस दौरान हमें देखने को मिलेंगी। और जैसा मैंने कहा कि दूरगामी बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा बजट है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। गाँव में सड़कें बनेंगी तो गाँव के और किसान अपने उत्पादों को ले जा सकेगा शहर तक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा तो पूरे समृद्ध राजस्थान की जो तस्वीर है वो नज़र आएगी। टूरिज़्म बहुत बड़ा सेक्टर है, कोई ना कोई ऐसा आपके स्टेट में एक ऐसा उद्योग होना ज़रूरी है जिसके ज़रिए उस स्टेट की तरक्की हो सके। तो टूरिज़्म राजस्थान का एक बड़ा उद्योग की दिशा में पनपने वाला क्षेत्र है, जिसे और धार देने की ज़रूरत है। वो कोशिश इस बजट में नज़र आई है। शहरों का तो जाल बिछेगा, लेकिन ग्रामीण स्थिति, और बड़बड़वाल जी की बात से मैं सहमत हूँ कि राजस्थान कृषि आधारित प्रदेश है और अभी भी किसानों को लेकर जो घोषणाएं होनी थी वो कमी रही है, तो उस और ध्यान देने की आवश्यकता है। योगेश जी, नंबर रह गए। मैं 9 नंबर अभी दे रहा हूँ। ठीक है। और अनुदानित मांगों के बाद कुछ घोषणाएं और जब होंगी तो 9 नंबर हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। दिनेश जी, एक तो श्वेता जी, बजट में कुछ अलग घोषणाएं भी की गई है, जैसे पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई है, चाहे वो अरावली पर्वतमाला श्रृंखला के लिए फंड की स्थापना हो या ग्रीन चैलेंज 100 करोड़ रुपए की लागत का फंड बनाना हो। साथ ही विधायकों के लिए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिले तो 10 लाख रुपए की लागत से विधायक जन सुनवाई केंद्र होंगे। साथ ही वो और स्मार्ट बने, तकनीक से जुड़े तो एक लैपटॉप भी उनको दिया गया। तो हर वर्ग को छूने की कोशिश। 10 में से 9 नंबर। आपका 9 नंबर देना भी बड़ी बात है दिनेश जी, लेकिन विजेंद्र इतना जरूर है कि ये बजट कुछ खामियां निकालेंगे लोग, कुछ कमियां बताएंगे लोग, लेकिन हर क्षेत्र को लेकर कुछ ना कुछ देने की कोशिश, जिस तरह से वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ये बात भी कही थी कि हम सबके लिए है, इसमें कुछ ना कुछ वो नजर आता है। हालांकि सवाल ये जरूर होगा कि आखिर जो कहा गया, जो अनाउंसमेंट किए गए, वो कब तक शुरू होंगे, काम जमीन पर नजर आएगा, कब इसे पूरा किया जाएगा, किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। बिल्कुल श्वेता, मैं इसको एक लाइन के साथ वाइंड अप करता हूं, क्योंकि राजस्थान में रेत ही रेत है और उसके नीचे समंदर था। तो मैं कहता हूं कि ये बजट ऐसा है कि रेत का समंदर है, इसमें बहुत कुछ बाहर और बहुत कुछ अंदर है, बस आपको खोजना है कि आपके लिए उसमें क्या खास है। और अगर आप नहीं भी खोज पाए तो धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, उम्मीद कायम रखिए। उम्मीद इसलिए कि बजट सामने आ चुका है, लेकिन अभी विधानसभा के अंदर जब मुख्यमंत्री कहेंगे, जब संबोधित करेंगे और उसके बाद जो घोषणाएं करेंगे, तो उसमें भी हो सकता है कि अभी जो कुछ रह गया है वो मिल जाए। लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ा थोड़ा ही सही, हर बार बजट में अगर कुछ ना कुछ ऐसे प्लस रहेगा तो आम जनता को राहत भी मिलेगी, और सबसे अहम हो जाता है राजस्थान का विकास, क्योंकि उसी में सबका विकास है। और इसको इस तरीके से भी मैं वाइंड अप कर सकता हूं कि जो मिल जाए वो मंजिल और जो बच जाए वो ख्वाब, लेकिन ख्वाब कभी तो पूरे होते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।